जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को नमन, गुरु जी को चरण वंदना। आंटी जी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आंटी अंकल। जी? आंटी अंकल आ रही है, आ रही है। जी जी। हाँ जी अंकल। एक बार मैं ऑफिस में 6 बजे मैं निकलता था, बड़े मंदिर के लिए, मंडे का दिन था। तो मेरे ऑफिसर ने जो है वो 6 बजे से कुछ देर पहले ही, जो मेरे निकलने का टाइम था, उसने मेरे को बुला लिया और बुला के मेरे को बोला कि ये काम जो है ना आज ही खत्म करके जाना है। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ, आज ही करके जाएंगे इस काम को। तो मेरा मन तो चला गया बड़े मंदिर में। मुझे पता था कि 7:30 तक एंट्री होती है और 8 बजे जो है वो ऑलमोस्ट जो है ना एंट्री 7:30 के बाद कम कर देते हैं। तो मेरा मन था मंदिर में और शरीर था वहां ऑफिस में। तो मैं था कि ऑफिसर जैसे ही काम बताएं उसको मैं फिनिश करके मैं भागूं वहां से। तो उन्होंने करीब 7 बजे के आसपास जो है मेरे को बुलाया। उनको कहीं जाना पड़ गया तो वो मेरे को बोले कि इस काम को जो है ना कल सुबह आके करेंगे, अभी आप जाओ। तो मैं वहां से मैं निकला स्कूटर पे। तो मुझे था कि आधे घंटे में मैं तभी पहुंच पाऊंगा, थोड़ा सा तेज होगा। तो मैं वहां से भागा ऑफिस से। तो सतबड़ी से पहले एक जगह पड़ती है, तो रोज लगभग साल भर का टाइम हो गया था वहां से निकलते हुए। तो मुझे पता था रास्ते में कहाँ गड्ढे आते हैं, कहाँ ब्रेकर हैं या किस तरह की सारी वो थी। तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था उस रास्ते पे, तो लगभग डेली जाने का होता था। बट एम्पायर स्टेट भी और वहां भी। तो मैं उस रास्ते पे जा रहा था, तो वहां एक कोई नया कोई डेवलपमेंट हुआ कि किसी ने बीच में रास्ता ब्लॉक करने के लिए, कुछ करने के लिए ईट वगैरह से वो रोका हुआ था रास्ता। तो जैसे ही मेरा स्कूटर उस पर हिट हुआ तो 4-4.5 फीट मैं भी उछला साथ स्कूटर के साथ में, और दोनों आगे जाके गिरे। दोनों गिरते हैं तो इतने जो पैदल चलने वाले थे, क्योंकि जैसे ही मेरा ये प्रोसेस हुआ तो पीछे से जो कोई भी व्हीकल मैंने क्रॉस करता नहीं देखा जब तक मैं उठ के अपने स्कूटर तक नहीं पहुंच गया। तो जो पासर बाई थे उन्होंने मेरे को जैसे उठाने की कोशिश की, तो मैं उनसे पहले उठ के और स्कूटर के पास गया। स्कूटर को मैंने उठाया उसको, तो राइट साइड में गिरा तो थोड़ा ओवर हो गया, किक वगैरह मारी तो वो स्टार्ट हो गया। तो मेरे को लगा जितनी उसमें रोड की रगड़ लगी थी मेरे को, तो मैंने फोन किया। मनोज अंकल थे जो जिनके थ्रू गुरु जी ने मेरे को बुलाया था अपने दरबार में। तो मुझे था कि वो पहले ही मंदिर जा चुका है। तो मैंने उसको मंदिर पे वहां फोन किया कि ऐसे से आज मेरे साथ जो है ना यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। तो उसने कहा कि भाई साहब कहाँ हुआ है। तो जिस रास्ते में मैं 7-8 महीने रेगुलर वहां जाने वाला था, कोई मंडे नहीं छूट रहा था, और बीच में जो सेवा के लिए जा रहे थे, तो मुझे बीच के रास्ते में कुछ आइडिया नहीं थे कि बीच में कौन सा गांव पड़ता है या कौन सी दुकान है, किस तरह का कुछ है। फर्स्ट टाइम मैंने वहां बीच में पूछ के उसको बताया था कि सतबड़ी के पास या कबाड़ी की एक दुकान है, उससे पहले ये हुआ है मेरे साथ। मैं उसने कहा ठीक है भाई साहब आप वहीं चलो, मैं जो है ना आपको वहीं आता हूं मैं। तो मेरे मन में एक चीज आया कि मैं ऑफिस से तो भाग रहा हूँ कि गुरु जी को जाके मत्था टेकना है मैंने बड़े मंदिर में, और वो यहाँ आएगा तो यहाँ पे ले जाएगा हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाएगा। तो मैंने कहा कि पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा, जो मैं सोच के ऑफिस से भाग रहा था, मैं पहले जाके गुरु जी को मत्था टेकूंगा, उसके बाद में कहीं जाऊंगा ज्यादा। तो मैं फिर उसको स्कूटर स्टार्ट हो गया तो मंदिर की तरफ में चल दिया। तो जो संगत बड़े मंदिर गई है तो उसमें एक पेट्रोल पंप पड़ता है, जाती बार राइट साइड पे पड़ता है। तो मैं वहां से मतलब अपोजिट साइड होकर पेट्रोल पंप की तरफ खड़ा हो गया। फिर मैंने उसको फोन किया मनोज को। तो मैंने उसको मनोज को बोला कि मैं ऐसे पेट्रोल पंप पे हूँ। तो इतने वो भी बड़े मंदिर से आ चुका था। तो उसने कह रहा भाई साहब देख लिया, आप वहीं ठहरो। तो मेरे पास आया तो बोला कि भाई साहब एक काम करो, ये स्कूटर मतलब दूसरे को बोले कि ये चला के ले जाएगा जो उसके साथ आया था, और आप जो है ना आप मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ। फिर कहने लगा कहाँ चलना है। मैंने कहा अभी तो मैं सोचा हुआ काम करूंगा कि ऑफिस बड़े मंदिर के लिए निकला, पहले मैं गुरुजी को मत्था टेकूंगा, पहले वहां दिखाऊंगा, बाकी बाद में सोचेंगे उसके बारे में। तो अपनी मोटरसाइकिल पे कहने लगा मैंने कहा मैं वहां से उठ के जब यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं इसी स्कूटर पे चलूंगा, तो मेरे पीछे चलना। बड़े मंदिर गए हम, जाके मत्था टेका, गणेश जी को मत्था टेका, और पीछे सारे में मत्था टेकने के बाद में वो जब हम वापिस निकल गए थे, मंडे का दिन था, जैसे संगत 8 बजे से निकालना शुरू करते थे उसमें। तो जैसे हम निकल रहे थे तो बहुत कम संगत रह गई थी, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा लेट था तो मैं थोड़ा और लेट रुका उसके हिसाब से।
तो तब तक मेरे को किसी संगठन ने नहीं टोका। लेकिन जब वहां से गणेश जी को मत्था टेक रहा था, तो उसके पास में मैं मत्था टेक रहा था, साथ में एक अंकल थे, तो मेरे को देख के कहने लगे कि अंकल आज जो है उसमें मिट्टी में लेट के आए हो। तो मैंने उनको हंस के बोला, मैंने जो अंकल आए वो जो गधा कैसे उसमें मट्टी में लेट के जो है ना एंजॉय करता है, वो कर क्या है, क्योंकि मेरे जो कपड़े थे उसके ऊपर रोड की जो रगड़ उस टाइम पे जो लगी हुई थी, तो कपड़ों में मेरे मिट्टी लगी हुई थी, और वो वैसे झाड़ने के बाद भी जो है ना उसमें उसके रिमेन्स नहीं गए थे। तो मैं उनको बोला, बाहर आए, बाहर आके वो मनोज बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, स्कूटी को घर पहुंचा देते हैं और सेफर साइड पे जो है ना हॉस्पिटल चलते हैं सब। तो मैंने उसको बोला कि मेरे बिना अगर इसको तो घर चला जाएगा तो पूछेंगे अंकल कहाँ है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी मैं वहीं चलते हैं और हॉस्पिटल दिखा के फिर घर देख निकलेंगे। वो कहने लगा ठीक है भाई साहब, आप मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ। मैंने कहा वहां से उठ के यहाँ तक आए हैं, वो अभी यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगा, पीछे तुम मेरे आओगे, जिसने भी आना है मेरे पीछे आएगा। अगर तुम्हें लगता है मेरे को चक्कर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तब तुम मेरे को वो करना, अदरवाइज मैं इसी स्कूटर पे जाऊँ। हॉस्पिटल पहुंचते हम 24 सितंबर था, उस दिन कोई वनडे का फाइनल वगैरह था इंडिया का। तो जो बड़े सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी में हम पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं कि डॉक्टर 3 बैठे हुए हैं और एक पेशेंट है बुखार का उनके पास में। पूरी इमरजेंसी जो थी वो खाली थी, मतलब ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा। तो जैसे ही मेरे को डॉक्टर के पास बैठाया उसने, तो डॉक्टर ने मेरे को देखा, कहना जी हाँ जी क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे एक्सीडेंट हुआ ऐसे। तो कहना जी कहाँ लगी। मैंने कहा जो आपको दिखाई दे रहा है बस मैं उतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि बाकी जिस टाइम मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था तब से मेरा बॉडी जो है पूरी सुन्न थी। तो जो रोड की रगड़ जो मेरी लगी थी दोनों कंधों पे, दोनों हाथों पे, दोनों घुटने, दोनों एंकल साइड पे जो है ना, वो सब जगह चोट थी, लेकिन मेरे को दर्द कहीं नहीं था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं जो आपको दिखाई दे रहा है मैं वही बता सकता हूँ। तो उसने उसको बोला कि नहीं एक काम करो, टीटी का इंजेक्शन लगवा लो इनको, और या तो व्हील चेयर ले आओ या वो ले आओ जिसके ऊपर स्टेशन पर ले जाके इनको ऑर्थो की जो ओटी है उसमें ले जाओ इनको। वो कह लगा भाई साहब आप बैठो यहाँ बेंच पे, मैं अरेंज करता हूँ, वो व्हील चेयर मिल जाती है कुछ। मैंने उसको बोला, मैंने कि मनोज जब वहां से उस पॉइंट से उठ के मंदिर चला गया, मंदिर से यहाँ तक मैं आ गया, तो आगे भी मैं जाऊंगा, इसके चक्कर में मत। तो हम पैदल ही साथ साथ गए, तो काफी पीछे पड़ता था जो हॉस्पिटल का जो कोर्स होगा होती है। वहां जब हम गए तो वहां 6 बेड थे करीब, उससे 2 पे पेशेंट थे और डॉक्टर गायब था। तो मेरे को एक बेड पे बैठा के और वो बहुत उनको डॉक्टर को ढूंढने गया, डॉक्टर को ले गया। डॉक्टर ने पूछा आज क्या हुआ। मैंने कहा जी वही जो मैंने इमरजेंसी में बताया था डॉक्टर, वही मैंने उसको बताया ऑर्थो वाले ने। तो मैंने कहा जी ये एक लेफ्ट पाँव में थोड़ा सा जो है ना भारीपन लग रहा है, जो नी साइड में और एंकल साइड में। तो उसने क्या किया कि नी का और एंकल का मेरा एक्सरे लिख दिया, कल जी आप एक्सरे करा के लेके आओ, फिर उसको देखते हैं। हम वहां एक्सरे वाले के पास गए तो वो खाना खा रहा था खोल के, शायद डिनर कर रहा था उस टाइम पे। तो उसने कहा भाई साहब ये मैंने खाना शुरू कर दिया कि इसे खा के कर दो। मैंने कोई बात नहीं। हम वेट कर रहे थे, उससे खाना खा रहा था, तभी एक मान से 800 के कुछ जो है ना एक्सीडेंट वाले आए और उसमें 5 लोगों को चोट लगी हुई थी। वो इनके लिए भी एक्सरे के लिए आए थे। वो उसने एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद उसने बोला जी 1 घंटे बाद ले जाना। हम पूरे घंटे तक मैं और वो ऐसे ही घूमते रहे उसमें, मतलब मैं अपने पाँव चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी मेरे को। जब पौने घंटे के बाद में कि चल देखते हैं उसको, अगर थोड़ा गीला भी होगा तो ले जाएंगे डॉक्टर को दिखा देते हैं, टाइम काफी हो गया। तो उससे वो हमने लिया एक्सरे, और जो डॉक्टर के हाथ में जैसे ही मैंने एक्सरे पकड़ाया वैसे ही इस पाँव में जो असली दिक्कत थी वो शुरू हो गई। अब ये पाँव सूजना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया एकदम, और इतना टाइट हो गया कि उंगली रखने से ऐसे लगे जैसे वो कचरी टूटती है, आवाज कचरी आवाज आनी शुरू। तो डॉक्टर ने मेरे को बताया, कह लीजिए टाइम ज्यादा हो गया और इसमें क्योंकि खून जो है ना बाहर नहीं निकला और अंदर जो है इसके नी के अंदर भर गया, और अगर ये इसके अंदर खून रह जाएगा तो ये घुटना जो है ना ये आपका जाम हो जाएगा। तो उसने सिरिंज से काफी कोशिश की, लेकिन वो कहला काफी गाढ़ा हो गया, खून ऐसे नहीं निकलेगा, मैं अभी कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, 3 दिन बाद आके करना। तो इसको देखेंगे कि खोल के इसको ओपन करके और अंदर से सफाई करनी पड़ेगी नी की। तो 3 दिन का उसने वो कर दिया। जब हम रात को पहुंचते हैं, 1-1.5 बजे का टाइम था, जब मैं
उसको मनोज को लेके अपने वहां पहुंचा क्वार्टर पे। तो जैसे ही दरवाजा खोला आंटी ने, तो उन्होंने देखा मेरा थाई तक जो है ना, एंकल से लेके थाई तक मेरा जो ना वो था प्लास्टर। तो आंटी पूछ रही क्या हुआ, मैंने कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो मेरी बीच वाली बेटी जो गुरुजी के पास में मैक्सिमम टाइम मेरे साथ जाया करती थी, उसने उस तब बताया, जब वो आ गया, मनोज आ गया, मैं अंदर चले गए, लिटा दिया मेरे को उसमें बेड पे। कह रही पापा सुबह जब आपने मेरे को उठाया था तो मैं आंसुओं से रो रही थी वो सुबह, उस टाइम पे उसके आंसू आ रहे थे सोते सोते, और वो रो रही थी। तो मैंने उठाया था कि आपने मेरे को उठाया सुबह, तो आप मेरे को ठीक ठाक दिखाई दिए, तो मैं इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये गुरुजी ने केवल सुबह ही दिखा दिया था मेरे को कि आपके एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, आपकी डेड बॉडी जो है ना वो लेके आए घर पे, और रिश्तेदार और घर वाले और पड़ोसी आके आपको सब बैठ के यहाँ रो रहे हैं। तो मतलब ये गुरुजी का है कि वो जो बिटिया को दिखा दिए, तो सुबह के टाइम में उसको दिखाया था कि ये होना था, और हुआ क्या, वो एक्सीडेंट हुआ और एक प्लास्टर बन गया थे। तो करीब 1.5 हफ्ते का पहले उन्होंने किया, फिर उसके बाद उन्होंने बीच में एक्सरे करके देखा था। 3 दिन बाद जब हम गए तो डॉक्टर को भी याद नहीं था, ना उसने कहीं शायद मेंशन किया था, ना मेरे को भी याद नहीं था कि इसको अंदर से इसकी नीचे जो है सफाई करानी है, खोल के ओपन करके इसको। और उसने पक्का प्लास्टर कर दिया 1.5 हफ्ते के लिए। 1.5 हफ्ते के प्लास्टर करके मैं घर बैठ गए। उसके बाद में प्लास्टर जब खुलता है मेरा, तो उसकी वो उसने बोला जी आप फिजियोथेरेपी कराओगे। ये मुड़ना बंद हो गया था, बहुत हल्का सा इसमें मूवमेंट था मुड़ने में, तो मुड़ना बंद हो गया। तो डॉक्टर ने बोला जी आप जो है ना फिजियो करानी पड़ेगी, और इसमें वो मोम की सिकाई वगैरह उसने कई चीज बताई। तो साथ में उस फिजियो की जब बात बताई, तो जैसे गोली नहीं है इस टाइप का जेल उसने दिया था उसमें। तो वो कहने लगे कि आप जो है फिजियो से इसको कराओ, इसकी जो मूवमेंट है जितनी मैक्सिमम हो सकती है। तो मैंने कहने लगा कि 1.5 हफ्ते से तो मैं नौकरी छोड़ के घर बैठा हूँ मेडिकल पे। अब मैं अगर किसी फिजियो को एंगेज करता हूँ, या तो उसको घर बुलाना पड़ेगा, या उसके पास ले जाएगा तो कोई मेरे को लेके जाएगा, कैरी करके ले जाएगा वहां, और फिर बेच करेंगे और फिर वो करा के फिर कराओ। तो मैं किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं आया, मैं घर में बैठता था। ये पाँव को धूप में जो है ना सूरज की उसमें रोशनी में रखता था, अपने बाकी बॉडी को जो है मैं थोड़ा अंदर छाई के उसमें रखता था बालकनी में, और वो जेल लगाया करता था। और सिर्फ ये जो जाप है गुरु जी का, जो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा है, ये जाप में क्या करता था बैठ के। तो जितने मैक्सिमम टाइम होता था, मतलब उस टाइम ये हो गया था मेरी ऊपर की बॉडी का और उस पाँव का बिल्कुल डिफरेंस हो गया था। तो धूप में रख के उसको जेल लगाने से एकदम, मतलब पहले वैसे ही बाई बर्थ काला हूं, तो उसके बाद वो और भी ज्यादा रूप काला हो गया, पूरे फेस पे सबसे काला हो गया। तो जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने इसका मूवमेंट देखा, तो मूवमेंट देख के कहने लगा जी आप बड़ी अच्छी वो मूवमेंट हो रही है इसकी, क्योंकि इतना मैंने कर दिया था कि पूरा पाँव जो है ना नीचे मोड़ के और उस पर लगा, हिप साइड पे जो है ना वहां उधर लगना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने मूवमेंट देखा, कह रहे कि बहुत अच्छी फिजियो हो रही है, कहां से करा रहे हो। मैंने बोला, मैंने कहा मैंने तो किसी फिजियो से नहीं कराया, मैं तो घर पे बैठ के अपना आप ही करता हूँ इसको। तो उसके बाद वो कहने लगे जी मेडिकल पे आप जब तक रहोगे, घर पे रहोगे मेडिकल लेके, तो जो भी आपसे मिलने आएगा, और आपके दिमाग में भी ये इस पे कंसंट्रेशन सारा इस पे रहेगा। तो एक काम करो, आप ऑफिस जाओ, नॉर्मल अपनी जो रूटीन वर्क है उसमें जाओगे तो इससे ध्यान हटेगा, तो इसकी थोड़ी सी प्रोग्रेस अच्छी होगी। तो उसने मेरे को लाइट ड्यूटी देके और ऑफिस के लिए वो कर दिया, ओके कर दिया, फिटनेस दे दी। अब मैं ऑफिस जाने लगा, तो सुबह में जैसे ऑफिस जाता था शूज डाल के जाता था, क्योंकि पुलिस की नौकरी थी, उसमें चप्पल वगैरह इस तरह का वो होता नहीं था, थोड़ा डेकोरम की वाली बात थी। तो मैं शूज डाल के जाता था, लेकिन ऑफिस में जाके जैसे ही मैं सीट पे बैठ के काम करने लगता, 1 घंटे होते होते ये पाँव इतना सूज जाता है कि मेरे को शूज निकाल के रखना पड़ता था। और वो लगभग पूरे दिन मेरे को जो है वो पहना नहीं जाता था ठीक से, क्योंकि इसका साइज जो है ना बढ़ जाता था सूजने की वजह से, स्वेलिंग की वजह से। तो मैंने डॉक्टर को उसको दिखाया, तो वो काफी मोटा मेरा पाँव हो गया था। तो डॉक्टर कहने लगा जी एक्सरे कराया था उसने, तो कहने जी एक्सरे में तो कुछ आ नहीं रहा, पर मुझे कुछ डाउट है, आप एक काम करो इससे MRI कराया। तो उसने MRI लिख दिया, मैंने ग्रीन पार्क में जाके वो MRI कराया। तो जिस दिन मैं MRI की रिपोर्ट लेने गया है, MRI की फिल्म जो ली थी, तो मैंने उससे पूछा, जो रिपोर्ट दे रहा था, मैंने कहा इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्या आपको। तो उसने बोला, कहने जी हमारा तो काम यह है कि जिसने डॉक्टर ने लिखा है
हमने इसमें रिपोर्ट डाल दिए, फिल्म डाल दिए, बाकी जो बताएगा डॉक्टर बताएगा। तो मेरे को फिर डाउट हो गया, यानी कि ये अगर वैसी कोई बात होती तो कहता नॉर्मली कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये कह रहा है कि डॉक्टर ही बताएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर को के पास जाने से पहले मैंने मेरा दोस्त जो है ना हिंदुराव हॉस्पिटल में थे, तो उनसे वहां का जो ओर्थो का हेड था उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया, और उसको मैंने अपना वो एमआरआई ले गया, और एमआरआई ले जाके और मैंने अपना पाँव उसको दिखाया। उसने मेरी मूवमेंट देखी, तो मेरा मूवमेंट ये था कि पूरा प्रॉपर पाँव मुड़ रहा था। तो मेरे को देख के वो कहने लगा, कभी वो एमआरआई देखे, कभी मेरे पाँव को बार बार चेक करे। उसके बाद वो कहने लगे कि आपको दिक्कत क्या है? मैंने दिक्कत तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रही। तो उसने बताया मेरे को कि जो पानी जो होती है नी के ऊपर जो वो होती है कपाल जो होता है, कि उसके नीचे एक हड्डी का पीस टूटा हुआ है। तो उसने मेरे को एडवाइस किया कि जी आप ये जो है ना, इसका आप ऑपरेशन मत कराना, और आप इसको अगर आपको परेशानी कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो तो दवाई गोली खा के दर्द वगैरह सह लेना, लेकिन इसका ऑपरेशन मत कराना। कि हमारे बॉडी के 3 हिस्से ऐसे हैं, एक नी बताई थी, एक हिप बताया था, एक शोल्डर बताए थे, कि जिसको हम खोल बड़ी आसानी से देते हैं, और इसकी रिकवरी बड़ी लीस्ट है। तो मेरे से उसने एक ही चीज बताई थी कि इसको जो है ना, जिस दिन ये पीस अटक गया आपके, उस दिन ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो मैं इस पाँव को बड़े संभाल के चलने लगा। जब मैं उसके पास गया सफदरजंग हॉस्पिटल के जो डॉक्टर था जिसका मेरा इलाज चल रहा था, उस डॉक्टर को मैंने जैसे वो एमआरआई दिखाई, तो वो कहने लगा हाँ भाई जिस चीज का मेरे को डाउट था वो तो है इसमें, पर कह रहे लेकिन हम जो है ना ऑपरेशन के बारे में 5-6 महीने बाद सोचेंगे। तो उधर उसने डॉक्टर ने कहा था कि आपने इसका ऑपरेशन मत करा और अवॉइड करना चाहिए ऑपरेशन को, और उसने अपना आप ही बोल दिया मेरे कुछ कहे बिना कि 5-6 महीने बाद सोचेंगे उसके बारे में। तो मैं ऑफिस जब जाता था तो शूज की वजह से मैंने जो है सैंडल ले लिए, क्योंकि डेली मेरे साथ कुछ वो प्रॉब्लम होने लगी थी कि ये जब सूझ जाता था उसके बाद मेरे को शूज निकाल के रखने पड़ते थे। तो मैं सैंडल लिए मैंने, तो सैंडल लेके मैं उसको पहनना शुरू किया। तो 1-1.5 महीने मेरे को पहने हुए थे, तो एक दिन वो गंदे हो गए नीचे से, मिट्टी खाने में वो चले गए वो। तो मेरे को धोने के लिए मैं जब करने लगा, पलटा, मैंने देखा कि राइट साइड का जो सैंडल था उसका 10 नंबर, और लेफ्ट साइड का जो था जिसमें मेरी चोट थी उसका 11 नंबर। तो मैंने कहा ये तो उसने दुकानदार ने बड़ी गड़बड़ की कि 2 मिसमैच मेरे को पकड़ा दिए। तो मैं दुकानदार के पास गया कंप्लेंट करने, मैंने कहा ये क्या कर रखा है? तो वो कह लगे जी क्या हुआ? तो मैंने दोनों सैंडल उतार के उसके सामने पलट दिए। तो उसको फिर भी समझ नहीं आया। मैंने कहा राइट साइड का जो है ना ये 10 नंबर है और लेफ्ट साइड का 11 नंबर है। वो कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा एक पैर खराब हो जाता है वो कहीं दिखेगा नहीं। तो इस चीज के हम बिल्कुल इंश्योर करते हैं ये लड़के भी, और फाइनली जब मैं पेमेंट करता हूँ तो मैं भी एक चीज देखता हूँ कि मिसमैच ना जा रहा हो। और ये जो माल आप लेके गए, ये जो सैंडल लेंगे, इसके साथ एक भी पीस नहीं है हमारे पास में, सारे बिक गए। तो वापिस भी कोई कंप्लेंट करने नहीं आया जैसे आप कंप्लेंट कर रहे हो। मैं उसे कह के तो चलाया, लेकिन एक दिन ऑफिस में ऐसे ही हम खड़े हो गए, 11 बजे करीब चाय पी रहे थे, तो तब मेरे को स्ट्राइक किया कि उस समय मेरी जो पाँव की हालत थी वो ऐसी ही थी कि अगर मेरे को सैंडल लेना पड़ता तो एक 10 नंबर और एक 11 नंबर लेना होता। और ये बड़े उसमें एक ही पेमेंट में गुरुजी ने ऐसा करा दिया कि 2 वो उसमें कर दिए। तो मैं फिर जो है मैंने स्कूटर से जाना शुरू किया, बड़े संभाल के इस पाँव को रखता था। ऑफिस जाना हुआ, कहीं भी बसों में जाना वो कर दिया, भाग दौड़ बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। वापिस जब मैं उसमें गया, बड़े मंदिर में सेवा में मैं गया, तो उस समय वहां जाके सेवा में जब लगा तो ये पाँव को मैं भाग दौड़ से मैं बच रहा था, अवॉइड कर रहा था। जबकि वहां जब सेवा में लगते हैं तो ये ध्यान ही रहता है हमारे कि हम किस अवस्था में है, क्या चीज है, हमें क्या चीज दिक्कत कर रही है। तो पता नहीं कोई काम ऐसी सेवा हुई कि मेरे को पीछे जो है जो बड़ा किचन है वहां से मेरे को भाग के और मेन गेट तक पे जाना पड़ा, कोई मैसेज कन्वे करना। और मैं वो भाग के गया और भाग के वापस आया अपने पॉइंट पे। और जब मैं वापस आया तो तब मेरे को स्ट्राइक किया एकदम कि जिस पाँव को मैं इतने दिन से ये बड़ी संभाल के रख रहा था कि इसमें कोई ज्यादा झटका ना लग जाए जिससे वो पीस अटक जाए तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो तो इसमें कुछ है ही नहीं। वो दिन है और आज का दिन है, इसमें ऐसा दर्द नहीं हुआ कि मेरे को एक दिन में पेन किलर खाना पड़े। और वो पीस आज भी है, हाथ लगाने से भी इसमें आज भी वो सूजन जैसी दिखाई देती है।
नीचे अगर फर्श पे पाँव ये घुटने को रखता हूं तो उसको भी संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन चलने में, फिरने में, भागने में, किसी काम में कोई दिक्कत नहीं। और इसी बीच में था जब मैं ये उसमें इसका प्लास्टर कट गया था, लेकिन मैं अपने आप अपनी सवारी से नहीं जा सकता था। तो मैंने गुरुजी को एक वो किया था, मैंने कहा गुरुजी बहुत टाइम हो गया और इतनी सजा, क्योंकि जो डेली जाने वाला है 5 दिन, जैसे 4 दिन एम्पायर स्टेट जाते और 5वें दिन जो है ना तो उसमें वो बड़े मंदिर जाते थे, 2 दिन कहीं सत्संग मिल गया, सत्संग के लिए जाते थे। तो जो रोज का जाने वाला है तो उसको ऐसे बांध के बैठा दिया जाए तो बड़ा अंदर से होता है। तो मैंने गुरुजी से मैंने कहा मगर जी इससे ज्यादा मैं सजा नहीं भुगत सकता कि इतने दिन हो गए आपके हजूरी में जो है ना हाजिरी नहीं लगी। तो फिर तो दिवाली के उसमें मेरे अंदर एक था कि मैं दिवाली पे मत्था टेकूं गुरुजी को। वैसे तो दिवाली पे बड़े मंदिर में कोई फंक्शन नहीं होता, पर जहां 2 संगत जुड़ जाती है तो फंक्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेरे मन में था तो नॉर्मली हम हर साल जो है मदर रहते थे जहां ट्रांस यमुना में, वहां हम सारे इकट्ठे होकर जो है ना त्योहार मनाया करते थे मदर के साथ में। उस साल क्योंकि मैं पाँव की वजह से वो था, लाचार था और मेरे बच्चे भी कोई जा नहीं सकता था मेरे बिना। तो मेरे छोटे भाई की वाइफ ने उसने बोला अपने हस्बैंड से, मेरे छोटे भाई से, कहने कि भाई साहब तो इस बार आएंगे नहीं उधर क्योंकि उनके तो चोट लगी हुई है। और तो एक काम करते हैं, पहले हम जो है ना उनके यहाँ दिवाली मनाए थे और दिवाली पूजेगा और फिर यहाँ के अम्मा के पास जो है ना यहाँ फिर हम कर ले। तो मारुति 800 में वो 5 लोग आए, मतलब मेरा भाई, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे और उसका साला ड्राइव करके लेके आया था उसको। तो वो मेरे पास आए, आके उन्होंने वो बताया कि आप इसलिए आए कि भाई आप तो आ नहीं सकते थे उधर, तो हमने सोचा कि भाई साहब को पहले वहीं दिवाली मना लेते, फिर उसके बाद अम्मा के साथ जाके वहां दिवाली मना ले। जैसे ही वो आए थे तो सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, तो वो पूजन के लिए जो है ना कपड़े वगैरह डाले रखे थे बच्चों ने। तो मैंने एकदम से कहा था जितनी जल्दी हो इसको पूज लो, और मैंने बड़े मंदिर जाना। मुझे दिखाई दिया कि गाड़ी आई है, तो मुझे लगा कि कहा, और छोटे भाई से पूछा ही नहीं उसका क्या प्रोग्राम है। उनको ये था कि 1 आध घंटे रुक के वापस जाएंगे, और मैंने बोल दिया। अब उसको लगा कि भी जैसे वो मंदिर में जाते हैं, अपने जाओ, घूमो, मत्था टेको, मंदिर में दर्शन करो और वापिस आ जाओ। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उससे पहले कभी गया नहीं था, ना उसकी वाइफ गई, ना उसको साला गया, ना वो गया। तो जब चलने की बात आई तो मैं तैयार था, और मैं पाँव की वजह से जो ना ड्राइवर के साथ वाली सीट में मैं अकेला बैठा। तो मेरी आंटी तैयार हो गई और 2 बच्चे तैयार हो गए, बिटिया तैयार हो गई और बेटा तैयार हो गया। हम 4 यहाँ से तैयार हो गए, 5 लोग वो आए थे। अब मारुति 800 में हम 9 जो प्राणी है वो गए। तो आंटी कह रही थी मेरे से चलिए एक काम करती हूँ, ये बच्चे भी तैयार हो गए तो मैं उड़ जाती हूँ। तो मैंने कहा कि सब तैयार तो है ही, तो एक काम करते हैं नीचे चलते हैं, जो गाड़ी के अंदर आ जाएगा तो हम जो है मंदिर पहुंच जाएंगे गुरु जी के। तो 9 लोग हम वहां गए गुरु जी के। जब वहां हम पहुंचे तो जैसे मत्था वगैरह टेका, तो उधर से जो मेरे भाई का साला था उसके फादर का फोन आने लगा कि हम तेरी वेट कर रहे हैं, तो आएगा तो हम जो है ना ये दिवाली पूजेंगे। मैंने उनसे बता भी दिया, मैंने कि यहाँ गुरु जी का सिस्टम ऐसा है कि 2 घंटे यहाँ जो शब्द चल रहे हैं, उसके बाद 9 बजे आरती होगी, तो फिर लंगर होगा, ये लंगर लेके आएंगे पूरे प्रोसेस करके। उन्होंने मेरे से तो कुछ नहीं कहा, पर उनको फिर बाद में फोन किया तो उनको मेरे छोटे भाई की वाइफ है, वो कहने लगे कि भाई साहब पापा जी का बार बार फोन आ रहा है और वो गुस्सा होंगे, तो हम निकलते हैं। जब उन्होंने ज्यादा प्रेस किया तो मैंने कहा ठीक है, जाओ एक काम करो, अंदर मत्था टेको गुरु जी को और जाके जो है ना अपना चले जाओ, निकल जाओ। तो जब वो जाने लगे मत्था टेकने के लिए, छोटा बेटा जो था मेरे भाई का, वो जो है ना वो उनके साथ से कहीं गायब हो गए और वो उसको ढूंढते रहे पूरे मंदिर में। तो मंदिर का इतना बड़ा एरिया नहीं है अंदर का कि उसमें आप कोई ऐसा कोई खो जाए, कोई गुम हो जाए। लेकिन वो घूमते घूमते ऐसा हुआ कि उनको जो है ना जब वो फाइनली वो मिला उनका बेटा, और वो अंदर गए बड़े मंदिर में, अंदर जो है ना हॉल में जाके मत्था टेक रहे थे। जैसे वो मत्था टेकने झुके हैं, इतने ही जो ना आरती शुरू हो गई, और जो सेलेक्ट जो थी संगत जिनको ये ऑनर मिला कि गुरु जी की आरती करेंगे, आंटियां वाला जो थे, वो उन्हीं के साथ में उनसे गिर गए। और वहीं वो आरता की जो थाली है उनके भी हाथ में आई, मेरी जो भाई की वाइफ जो है वो उनके भी हाथ में आई, और उन्होंने किया। तो उन्होंने आके मेरे को बताया कि नहीं ऐसे भाई साहब ऐसे तो गुरु जी की तो आरती शुरू होगी,
और पीछे से सारी संगत आ गई, तो फिर तो आरती मेरे को मिली। तो मैंने कहा तुम तो बहुत बहुत अच्छा है तुम्हारा, इसलिए शायद गुरु जी वो कर रहे थे। आज तक मेरे मेरे को तो ऐसा मौका नहीं मिला कि गुरु जी की ऐसे जाके मैं आरती कर पाऊं, तो तुम्हें तो बहुत अच्छा हुआ। वो कह लगे भाई साहब आप कैसे जाओगे? मैंने कहा गुरु जी ने जब ऐसे भेज दिए तो वापस भी चले जाएंगे, आप लोग जाओ। वो गए, हम लंगर वगैरह करके गए, गुरु जी ने वापस भिजवाया संगत के थ्रू, उसके संगत के थ्रू। बाद में मेरे छोटे भाई की वाइफ ने बताया कि भाई मनोज अंकल उनको कई बार बोलते थे कि भाभी जी आप चलो, गुरु जी का दरबार है, बहुत अच्छा लगा है, और एम्पायर स्ट्रीट चलो। तो वो उन्होंने एक बोल दिया था कि मैं जब भी जाऊंगी तो जब मेरे हस्बैंड साथ होंगे मैं तभी जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी मैं कभी। तो मेरा छोटा भाई था, वो कहता है ले कहीं भी जाओ पर इस तरह से इस मामले में मत जाओ, मेरे को मत बोलना कि आप पूजा करिए जो पर मानता सब कुछ है। अमरनाथ को भी दर्शन 2-3 बार वो जा चुका अमरनाथ भी, लेकिन उसको अंदर से था कि प्रयास मत करना मेरे को। तो इसी चक्कर में वो था कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो उस दिन वो भी थी, उनके हस्बैंड भी थे, दोनों बच्चे भी थे, और उनका भाई जो था वो भी था। तो गुरु जी ने ऐसी एक सुनवाई की उन्होंने उनकी 31 मई 2007 को। मैं ऑफिस में था, मेरे को मनोज का फोन आता है, कह रहा भाई साहब कुछ बात हो गई है और गुरु जी को जो है ना एम्स में लेके आए। तो मैंने कहा फिर? कह रहा मैं एम्स में पहुंच गया हूं और ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा, कोई बता नहीं रहा कि क्या हुआ है क्या बात है। तो गुरु जी को लेके आए। तो मैं कहने लगा ठीक है, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस से और मैं एम्स आ रहा हूँ। मैंने अपने इंचार्ज को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है और मेरे को एम्स निकलना पड़ेगा, और मैं निकल रहा हूँ इमीडिएटली। उधर से अलाउ किया, मैं बाहर स्कूटर पे स्टार्ट करके चलने वाला था, उसमें मनोज का फिर फोन आया। मनोज कहने लगा भाई साहब आप जो है ना गुरु जी को तो बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं, तो आप एक काम, मैंने कहा फिर कैसे करना है? कह रहे आप बड़े मंदिर पहुंचो, वहां पहले जाके सेवा करनी है, क्योंकि उस टाइम पे जब गुरु जी ने चोला छोड़ा था उस दिन 31 मई को, उससे पहले बड़े हॉल के अंदर पूरे भी स्ट्रक्चर बना हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था, पूरे मंदिर में 11 नंबर पे भी काम चल रहा था, सारे उसमें जो है ना ये चल रहा था, किचन वगैरह का भी सब कुछ काम चल रहे थे। गुरु जी की किचन थी, गुरु जी का भी कुछ था, तो वो चल रहा था उस टाइम पे। तो कह लगे तो वहां पहुंचो, बाकी लोग चल रहे हैं पहले, तो वहां सेवा है कि वो सारा स्ट्रक्चर निकालना होगा, सफाई करनी होगी, तो गुरु जी पहुंचने से पहले वो करना। मैं सीधा पहुंचा ऑफिस से। तो बीच में उस दिन 31 मई को गुर्जरों का एजुकेशन था आरक्षण के बारे में, तो वहां रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, तो हमें सतबड़ी से पहले ही रोक लिया गया और बताया गया कि आगे जो ना आगजनी वगैरह हो रही है, रोड पे काफी हंगामा हो रहा है, तो आप लोग इधर से मत जाओ, वो ब्लॉक करके हो गए। तो हमें बताया आप पीछे से निकल सकते हो आप। हमने कहा कि जो जाना हुआ रास्ता है उस पर गड़बड़ हो रही है, तो अनजान रास्ते पे जाके पता नहीं बीच में कहां फंसेंगे, तो हम वहां वेट करने लगे। समस्या ये होगी कि हमने पहुंचना है कि गुरु जी को पहुंचने से पहले वहां पहुंचे, लेकिन वो तो बीच में ब्लॉक हो रहा है। लेकिन वहां कुछ और संगत हमारे साथ आई और 20 मिनट के अंदर वो पता लगा कि रास्ता खुल गया और मतलब बड़े मंदिर जाने के लिए रास्ता खुल गया। हम बड़े मंदिर गए, वहां फटाफट जो है जो सेवा बख्शी वो सारी सेवाएं वो की, गुरु जी को लाया गया। तो वो उसमें ट्रांसपेरेंट वो था, जो बॉक्स था जार जैसा था, तो उसमें थे वो। तो देखने से नहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरु जी को वही था, एक अंदर भाव था कि गुरु जी ने जब मतलब दुनिया को जिंदगी बख्शी है, तो ये उम्र और ये तो कोई मायने नहीं रखते उनके लिए। तो हो सकता है वो भी इसमें भी कोई संदेश देना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज है। तो यही लगता था कि ये मतलब संगत को दिखाने के लिए कुछ हुआ है। तो पहले वो थे कि गुरु जी बोलते थे कि मैं चला जाऊंगा, इस तरह की कुछ पंजाबी में बोलते थे। तो सबको ये लगता था कि क्योंकि दिल्ली की संगत को कहते थे कि दिल्ली की संगत बड़ी स्वार्थी है, तो सबको यही लगता था दिल्ली की संगत से नाराज होते गुरु जी वापस पंजाब चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। तो ये किसी के उसमें नहीं था। जो गुरु जी के जिसको गुरु जी ने इशारा किया होगा शायद उनकी समझ में आया होगा, लेकिन नॉर्मली किसी के उसमें नहीं था। एक गुरु जी उस समय बोला करते 2006 जब मैंने जाना शुरू किया था, तब यही था कि जिसका कल्याण कराना लेके आ जाओ, बसें भर भर के ले आओ, वो सब उस टाइम पे था। तो तब तक कुछ नहीं था। जब 31 मई वाली दिन था, उस दिन सारा वहां उनको रखा गया, दर्शनों के लिए रखा गया। अगले दिन उनका वो होना था, संस्कार होना था। तो ये डिसाइड किया हुआ कि नॉर्मली जो महापुरुष होते हैं, जितने भी ये होते हैं, उनके जो है इस तरह से नॉर्मल इंसान की तरह संस्कार नहीं करते, या तो उनको जल में प्रवाहित करते हैं या सशरीर जो है ना
धरती में मिट्टी के अंदर जो है ना काफी गहरा करके और उसे विराजमान किया जाता है। तो पहली बार ऐसा था कि गुरु जी ने वो सारी वो चीजें जो दुनिया में चलती हैं कि ये ना करो, ऐसा ना करो, वो ना करो, एक नॉर्मल, मतलब कोई अटकल नहीं, जिंदगी में कोई बल नहीं, वो इस तरह की जो जिंदगी एकदम सीधा, तो उन्होंने था। और उनको ऑनर मिला गुरु जी के भतीजे को कि वो जो है उनका वो जो एक नॉर्मल इंसान की तरह जैसे क्रियाकलाप होते थे उनकी तैयारी थे, तो उनको वो ऑनर मिला कि वो करें। तब तक जो उस प्रोसेस में संगत थी, तो मैं इतना नहीं था कि मैं वहां उनके नजदीक तक मैं जा सकूं। जैसे सर्किल होते हैं कि पहले सर्किल में जो लोग थे वो सारी व्यवस्था कर रहे थे, सब देख रहे थे कहाँ क्या होना है, डिसाइड करना कि जहां गुरुजी मोस्ट ऑफ टाइम जहां समाधि है, मोस्ट ऑफ टाइम जब गुरुजी बड़े मंदिर आया करते थे वहां मंदिर डाल के बैठा करते। तो जब ये डिसाइड हुआ कि कहाँ उनका वो किया जाए, तो तब यही था कि ये पॉइंट जो है जिस पॉइंट पे आज समाधि है कि यहाँ गुरुजी मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ बैठा करते थे। तो ये डिसाइड किया कि यहाँ जो है ना वो गुरुजी का ये जो भी कुछ होना है वो यहाँ किया जाए। तो वो ईंटें वगैरह भी रातों रात लाई गई थी वहां से, मतलब उस टाइम सब कुछ बंद हो गया था, स्पेशली वहां से जाके अपना अरेंजमेंट करके ट्रक वगैरह का जो भी था उसको करके वहां ईंटें वगैरह लाई थी। वो चबूतरा वगैरह बनाया जो टेम्पलिंग उस समय था जिसके ऊपर वो करने का था। वो अगले दिन था वो चंदन की लकड़ियां वगैरह उनका सब वो था, उसमें नॉर्मल लकड़ियां वगैरह वैसे कुछ नहीं। तो हम जब वहां वो प्रोसेस हो रहा था तो उस दिन 1 जून को बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तेज धूप थी, एकदम सीधी धूप पड़ रही थी। तो जितनी भी संगत थी सब जो है उसमें हुआ कि जल प्रसाद पिलाओ। तो क्योंकि एम्पायर स्टेट में भी जल प्रसाद देता, फंक्शन जो होते थे बड़े मंदिर में उसमें भी जल प्रसाद पे गुरु जी ने सेवा बख्शी। तो जल प्रसाद के उसके लिए मेरा नंबर आ गया और मैं जल प्रसाद लेकर संगत को वहां जो संगत थी जो अंदर गुरु जी के वो जो प्रोसेस था उसके आसपास जो सबसे उसमें संगत थी उनको मैंने जल प्रसाद पिलाना शुरू किया। तो संगत तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे होता है कपाल क्रिया के बाद में 1-1.5 घंटे बाद नॉर्मली उसमें कपाल क्रिया हो जाती है और फिर लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे इतने शमशान में मैं गया हूँ इतने उसमें क्रियाओं में, तो वहां जाकर 1-1.5 घंटे से ज्यादा टाइम कोई रुकता नहीं है। जैसे ही कपाल क्रिया हुई तो सब लोग अपने अपने वापिस उल्टे मुड़ लेते हैं वहां से। तो उस जब वो चल रहा था प्रोग्राम तो 3 बजे के करीब 3 बज गए, मतलब 11 बजे के आसपास का ये था जो हुआ था अग्नि की वो ज्वलित हुई थी। और 3 बजे के आसपास टाइम होगा तो मेरे को दिखाई दिया कि उसके अंदर गुरु जी का जो धड़ वाला हिस्सा है वो उसमें विजिबल दिखाई दे रहा था। तो बड़े माली अंकल थे, तो मैंने माली अंकल से बोला मुझे कि ये तो मेरे को तो इसमें गुरु जी भी विराजमान दिखाई दे रहे हैं, तो ये किसके लिए मतलब किसकी वेट कर रहे हैं, किसको ये शरीर रूप में जो है ना दर्शन देने के लिए गुरु जी जो है वो कर रहे हैं, यहाँ इसमें इंतजार कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो है, वो इसमें तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैंने उनको बताया कि फंक्शन के लिए हम जैसे वहां सफाई सुथरी करते थे तो उस टाइम पे कुछ लकड़ियां थी जो अंदर रेनोवेशन चल रहा था, वहां पे भी कुछ लकड़ियां टूट के निकली थी और कुछ बड़े मंदिर में कुछ जो है पेड़ वगैरह गिरे थे, मतलब पेड़ के वो गिरे थे वो भी पड़े हुए थे। तो इसमें जनरेटर रूम है उसके बैक साइड में काफी सारी लकड़ियां पड़ी इकट्ठी। तो जब हम सेवा कर रहे थे तो वहां उस समय नाग वगैरह दिखाई दिए थे। तो गुरुजी को एम्पायर स्टेट में जाके बताया था कि गुरुजी ऐसे थे जो ना बड़े मंदिर में तो नाग वगैरह दिखाई दे रहे हैं, हर संगत का इतना मजबूत दिल नहीं है कि उसको देखे वो करे। तो जब से गुरुजी को बोला था उसके बाद से नहीं दिखाई दी। तो वैसे बताते हैं कि जब ये बड़ा मंदिर बन रहा था उस समय ये सांपों की बमेली जो बोलते हैं या गढ़ होता है सांपों का, ये खुदाई करते ही हर जगह से जो है ना सांपों का वो होता था। तो उसके बाद तो मैंने नहीं सुना कि कोई किसी को नाग के दर्शन सांप के दर्शन हुए बड़े मंदिर में। तो वो लकड़ियां पड़ी थी। तो हमने माली अंकल से बोला मैंने कि अंकल यहाँ जो है ना बड़े मंदिर में गैस सिलेंडर यूज हो रहे हैं और 11 नंबर में जहां माली अंकल वगैरह रहते थे उस टाइम पे वो फैमिली के साथ में, तो मैंने कहा वहां भी हो रहे हैं अब गैस सिलेंडर, तो ये लकड़ियां यहाँ पड़ी हुई हैं और लकड़ियों की वजह से थोड़ा सा वहां ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने कहा कि इनको यहाँ पे हटा देते हैं तो सफाई भी ठीक हो जाएगी। तो माली अंकल ने बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो एम्पायर स्टेट गए गुरुजी से पूछने। तो अगले दिन जब हम सेवा में गए
तो हमने बोला कि मैं अंकल ये इनका लकड़ियों का क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी से मैंने बोला था कि ऐसे संकट बोल गए कि लकड़ियां पड़ी हैं और अभी इनको वहां से हटवा देते हैं। तो गुरुजी ने बोला था कि पड़ी रहने दो, सुखम दो, जो हमें मैसेज मिला। तो हमने वो ऐसी सारी हटा के और पूरी तरीके से थोड़ा अरेंज कर दिया जिससे देखने में भद्दी न लगे और जगह कम ले। तो मानी अंकल जब बात हुई कि लकड़ी ज्यादा और चाहिए नहीं इसमें, तो मैंने अंकल से बोला, मैंने कि अंकल लकड़ी तो ऐसे तो पीछे पड़ी है, जो गुरुजी ने कहा था पड़ी रहेंगे सुखम दे। अगर आप इनसे पूछ लो इन लोगों से जो अरेंजमेंट कर रहे हैं कि अगर वो लकड़ी अगर काम आ जाए तो लकड़ी को ले लेते। तो इतने शॉर्ट पीरियड में कहाँ से लकड़ियों का इंतजाम होगा, तो वो सारी लकड़ियां जो है ना लगभग गुरुजी के उसमें से होंगी। तो करीब 5:45 का टाइम रहा, मतलब 2-3 घंटे और हो गए। पूरी ऊपर की जो है रात की रात दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो आग का कोई उसमें नहीं लगा था कि अंदर कोई आग बची है। तो मैं वहीं था उस टाइम तक। मेरे को किसी ने उस टाइम टोका नहीं था वहां से, ना कोई हटाया था ना। मुझे बाद में पता लगा कि वहां ड्यूटी लगी है संगत की, जिनकी सेवा लगी है कि वो वहां सेवा करेंगे। तो मेरे को किसी ने नहीं टोका, मैं वही था। तो मैंने फिर अंकल से बोला, मैंने अंकल एक बार और देख ली इसमें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और लकड़ियों की जरूरत हो। उन्होंने वो जो बांस था, इस बांस से कपाल के और जो प्रोसेस करते हैं, वो बांस लेके जब जैसे ही उसकी तरफ छुआया, मुझे नहीं पता कि उसमें छुआ था या नहीं छुआ था, लेकिन वो एकदम से सारी रात गायब होगी और पूरा अनार का जैसे फूल फ्लावर की तरह से ऐसे था, सेंटर से जो है करीब 1 फीट की जोत लपलपाई। मैंने अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ये क्या गुरु जी को उसमें कौन से उसमें दर्शन दे रहे हैं जोत स्वरूप में, वो एक ऐसा नजारा था। तो उस टाइम बताते हैं जिन्होंने उसकी फोटोग्राफी की थी, उसके अंदर जितने भी देवी देवता जिनको हम जानते मानते हैं आज तक, वो सारे उसमें विराजमान बताए उस टाइम पे जो होता था। तो ये एक ऐसा वो नजारा था जो ज्योत स्वरूप में जो उसमें 5:45 बजे। तो 6 बजे के आसपास शिफ्ट बदली सेवादारों की। तब मेरे को अंकल ने बोला, एक अंकल ने कि अंकल काफी टाइम हो गया, अब आप जाओ, ये अंकल आगे, अब ये यहाँ सेवा करेंगे, मतलब यहाँ रहेंगे उसको चारों तरफ। ये वो टाइम था जो मतलब उसके बाद में फिर वहां डेली टेंट वगैरह लगे थे, डेली सुबह जाया करते थे, मैं आंटी बिटिया हम जाते थे डेली। और हम शाम को जब वहां से ये कहते थे कि हम संगत जाए, तब हम निकल के आते थे। तो पहला जो गुरु जी को भोग लगा था डुबरे में लगा था, वो 10 तारीख को लगा था, तो वहां गए थे हम। तो उस दौरान में मेरी बिटिया बीएससी की थी, बीच वाली बिटिया ने, और एमएससी के लिए उसने 2 उसके तरीके थे एडमिशन के, एक तो था एंट्रेंस बेसिस और एक था मेरिट बेसिस। तो एंट्रेंस वो नहीं दे पाई, जिस समय गुरुजी ने छोड़ा था, हम डेली मुंबई जाते थे, उस पीरियड में एंट्रेंस था उसका, तो उसने एंट्रेंस नहीं दिया था उसने। लेकिन उसने बाद में बताया था कि उसने गुरुजी से एक अरदास की थी कि गुरुजी मैंने एंट्रेंस से एडमिशन लेना, अगर मेरिट से हुआ तो एडमिशन ले लूंगा, अदरवाइज मैंने नहीं लेना। तो वो उसको पता नहीं, एंट्रेंस उसने दिया नहीं, मेरिट को उसको पता नहीं था। एक लैंडलाइन था हमारे घर पे, एक फोन कॉल आती है। मैं तो रात को जब ऑफिस से घर गया तब मेरी बिटिया ने बताया कि आज दिन में ऐसे तक फोन आया था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूं, और आपका जो है ना मेरिट से उसमें एमएससी में आपका एडमिशन हो गया है, आपकी जो है ना इसमें मेरिट में 7th रैंक है, डीएम के उसमें 7th रैंक है, और आप इतनी फीस लेके मंडे को आके जो है ये फीस जमा करा दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उसने मेरे को रात को जब मैं पूछा तो उसने कहा कि पापा ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से फोन आया है दिन में लैंडलाइन पे कि ऐसे से आपको जो है ना आपकी 7th रैंक है मेरिट में, और आप वहां आके जो है ना अपने मंडे को आके और इतनी फीस आके जमा करा दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो मैंने उसको पहले तो मेरे से उसने पूछा बिटिया ने कि पापा आपने किसी से बोल रखा था क्या? मैंने कि मेरा तो कोई जानकारी नहीं है जी। और नॉर्मली ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी बच्चे को ऐसे कैसे फोन कॉल आती है, मैंने आपसे नहीं सुनी। तो 7th रैंक जो गुरुजी को जो वो था 7वां की 7th रैंक है आपकी। तो मैं कह रहा था चलो एक काम करते हैं, मंडे को चल के देख लेते, पता भी लग जाएगा कि ये फोन कॉल ठीक थी या किसी ने मजाक किया क्या किया। जब हम वहां गए, जाके जैसे ही बिटिया का नाम बताया वहां काउंटर पे, तो उन्होंने वहां उसमें उन्होंने देख लिस्ट में देखा कि आपका जो है ना आपका और मेरिट के बेसिस पे जो है ना आपका इसमें एडमिशन है, और
फीस जो उन्होंने टेलीफोनिकली बताई थी बिटिया को, उतनी ही फीस थी जो हम मंडे को जमा करा गए। तो ये मतलब गुरु जी का वो है कि उसने कहीं अंदर उसके अंदर कोई भाव था कि मैंने उस नहीं किया। वो पीरियड ऐसा था कि उस पीरियड में गुरु जी के चोला छोड़ने की वजह से वो उसमें एक्टिव ही नहीं हुई एंट्रेंस में। और उस समय हम बड़े मंदिर में जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को वो एंट्रेंस में गई नहीं और मेरिट में आया और उसको पूर्ण किया। एक अलग उसी का था जो वो गुरु जी के वहां एम्पायर स्टेट में जो है वो सेवक करती थी मेरे साथ में। तो एक बार उसका एक ऐसा सब्जेक्ट था, बड़ा बड़ा बोर्ड सब्जेक्ट जैसे बोलते कहीं उसमें, तो उस बिटिया को जो है उसके काफी अच्छे नंबर आए। तो उस लेक्चर से जितने भी उससे पहले पढ़ाए हुए बच्चे थे, सबसे हाईएस्ट नंबर उसके आए मेरी बिटिया के। तो उसको उसके जो कुलीग है वो कह लगे कि उसको अनु तुम जो है ना वो दो ट्रीट दो, तुम्हारे जो है ना अब तक जितने भी बच्चे पढ़ के गए इनके टीचर के उससे लेक्चरर के वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। तो उसके मुंह से निकला कह लगे कि मेरे को से 90% मार्क्स आए तो मैं ट्रीट दूं। बात उसने बोल दिया, उसके मुंह से निकला। और वो इसमें वेरी नेक्स्ट सेमेस्टर में उसने जो एग्जाम दिए, उसमें जो एग्जाम दिया उसका जो रिजल्ट आया तो उसके 90.2% मार्क्स थे, 90.2% मार्क्स थे। और जब उस समय ये बीएससी की बात है, तो जब वो बड़ी एम्पायर स्ट्रीट गुरु जी के यहाँ आई गई मेरे साथ में, तो जैसी गई वो और गुरु जी को मत्था टेका तो गुरु जी ने बोला कि मेरी बिटिया पास हो गई है। तो गुरु जी ने लड्डू प्रसाद का जो है एक डिब्बा मंगा के उसके हाथ से संगत को बटवाया था, प्रसाद बटवाया। उसी का था एग्जाम उसके जो है ना यहाँ इसमें डीयू में जो है ना उसके एग्जाम डीयू में हुआ करते थे सेमेस्टर के। तो एक दिन जो पहला एग्जाम था, मैं करीब रोज 5 बजे करीब सोई होगी, तो 7:30 बजे मैं उसको तैयार करके 9 बजे से एग्जाम था उसका स्टार्ट। तो मैं उसको ले जाना था स्कूल में बैठा के उसमें नॉर्थ कैंपस में डीयू में। रास्ते में धोला कुआं से जैसे ही निकले हम रिजर्व रोड पे, तो उसको शायद झपकी लगी क्योंकि पूरी रात की जगी हुई थी। और वह उसमें तो झपकी लगी, उसके हाथ में वो पढ़ रही थी, तो अपने नोट्स पढ़ रही थी, वो निकल गए। तो इसको तो रोक के वो सारे इकट्ठे किए। तो मैंने कहा बेटे ऐसा है, जब तक इस पे पे बैठी तो मैं उसको बात करता करता ले गया वहां उसके वहां तक सेंटर तक। जब वहां पहुंचे तो मैं वहां बाहर बैठता था 3 घंटे, तो उसको वो अंदर एग्जाम देके जब वापिस आई, आके एग्जाम ठीक ठाक हो गया, वापिस वो आ रहे थे तो वो रिलैक्स हो गई। तो एक वो रेड लाइट पे स्कूटर रोकना पड़ा मेरे को, तो थोड़ी लंबी लाइट थी, मतलब 2-3 मिनट की लाइट थी। और जैसे मैं ग्रीन लाइट हुई मैं स्कूटर स्टार्ट करके आगे बढ़ा तो मेरे पीछे तो आवाज आई कि आपको बच्चा गिर गया। तो काफी ढलान था वहां, मतलब इतना ढलान था कि सिर्फ ब्रेक हट छोड़ दो अपना आप गाड़ी भागेगी। और पीछे डीटीसी बस खड़ी थी और ट्रैफिक खड़ा था। जैसे जिसने आवाज दी मेरे को किसी ने भी, तो मैंने वहीं के वहीं स्कूटर रोका बिना ये ख्याल किए कि ग्रीन लाइट हुई है और पीछे से लोग भागते हैं ग्रीन लाइट में। और मैं वहीं के वहीं स्कूटर रोका, खड़ा किया और बड़े आराम से उसको जहां उठाने गया। रेड लाइट पे जहां बसें और ट्रैफिक खड़ा था, बिल्कुल वहीं जैसे किसी ने ट्रैफिक जाम कर दिया। एक भी वहां से लेफ्ट जहां मेरे को जाना था, एक भी ट्रैफिक नहीं आया जब तक मैंने उसको उठाया नहीं। मैं उठा के उसको जो है स्कूटर में बिठाया और दिल्ली कैंट का एक नर्सिंग होम था, उसके वहां मैं सीधा डॉक्टर को के पास ले गया घर लाने से पहले। जब डॉक्टर को हाथ दिखाया तो उसका राइट हैंड जो है उसमें इस पे पाम साइड में ऊपर जो है ना उसके काफी चोट लगी। तो जब उसकी बैंडेज वगैरह की, टिटनेस का टीका वगैरह लगा दिया डॉक्टर ने, पेन के लिए सब कुछ देने के बाद में, तो डॉक्टर को मैंने बताया, मैंने कहा इसके एग्जाम चल रहे हैं, पहले ही एग्जाम था। तो उसने बताया कि हाथ में इतनी चोट है तो ये एग्जाम आगे नहीं लिख नहीं पाएगी। तो मैं घर आ गया। घर आके जब वो कहने की पापा वैसे तो हमें राइटर मिलता है, लेकिन राइटर को हम जो खुद लिख सकते हैं वो राइटर को बता के नहीं लिखा जा सकता। तो कह रही मैं पापा इसको ड्रॉप करूंगी, अगली बार मैं इसको दूंगी सेमेस्टर को, और क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगी और राइटर से मैं लिखाना नहीं चाहती, तो मैं इसको ड्रॉप करूंगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने बेटे एक बात बता, फीस में हम भरी रखी है, एग्जामिनेशन फीस भर रखी है, तो एब्सेंट होने की बजाय उसमें एक्टिव हो, पता लगे किस तरह का एग्जाम आता है, किस तरह का पेपर आता है, तो उसी हिसाब से जो है ना अटेम्प्ट कर।
भले ही फेल हो जाए कोई बात नहीं, पर एब्सेंट मत हो। तो एक दिन छोड़ के कोई एग्जाम था, 2 दिन छोड़ के, कोई 1 दिन छोड़ के, इस तरह का था। तो पहला एग्जाम था, 1 दिन या 2 दिन का ऐसा टाइम बीच में गैप था, और वो उसको मैं ले गया, उसमें सेंटर पे ले गया, वो अंदर चले गई, मैं बाहर अपने आराम से चादर बिछा के पेड़ की छाया में मैं अपने बैठ गया। जब 3 घंटे उसके पूरे हुए, सारे जो बच्चे निकल के आ रहे थे, तो मैं भी खड़ा हो गया उसमें जाके। तो मैंने देखा वो पूरे आंसुओं से रो रही थी, मतलब बहुत हिचकी ऐसे बन रही थी उसकी, बहुत जोर से रो रही थी वो। और जब मैंने उसको बोला तो मुझे लगा कि इसको आता सब कुछ है, और इसने जो है इससे हो नहीं पाया, मतलब एग्जाम लिखने में मुश्किल हुई होगी, तो इस वजह से ये रो रही है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कोई बात नहीं बेटे, ये तो पता लगा कि किस तरह के पेपर आते हैं। उसने मेरे को जो बताया, कह लगा पापा मैं इसलिए नहीं रो रही, एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है, और पूरे मैंने अटेम्प्ट किया और सब कुछ ठीक हुआ है, तो मैंने फिर रो क्यों रही है? कह रहे पापा जैसे ही मैंने लिखने के लिए पेन का वो खोला था, कैप खोली थी, वैसे ही हाथ का दर्द गायब हो गया था, और पूरे फ्लो में जैसे मैं नॉर्मल लिखती हूँ पूरा लिखा गया। जैसे ही मैंने वो उसका वो जो है कैप बंद किया है, तो इसमें इतना तेज दर्द हुआ है मेरे को कि अब मैं चाह के भी अपने रोना नहीं रोक पा रही, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। और पूरे एग्जाम उसने उसमें दिए हाथ में, कि हाथ की वो स्टेट नहीं थी, और वो जब वो पेन खोल के ही एग्जाम लिखने के लिए तब से लेके लिखने लास्ट फुल स्टॉप तक जो है ना, उसके हाथ में दर्द नहीं होता था, और वो पूरे उसमें अपना बिल्कुल नॉर्मल उससे करती थी, बड़े अच्छे मार्क्स उसके आए। जब एमएससी वो कर रही थी, तो कैंपस प्लेसमेंट होता है, इसमें कंपनी आती है उनको लेने के लिए, तो उसने बिटिया को मैं लेके गया था, वो भी नॉर्थ कैंपस में उसका था। सुबह हम गए थे, तो उसका करीब 6-7 बजे के आसपास उसका नंबर आया उसमें। तो जो सब्जेक्टिव जो था इंटरव्यू था, उसके अंदर एक बच्चे के ऊपर कम से कम 20 मिनट, 20 से आधा घंटे जो है वो इतना टाइम लेते हैं वो। और असली उसी की होती है कि जो उसमें अपने आप को वो कर सकता है, वो उसी का वो लेते हैं जो सिलेक्शन करते हैं कैंपस प्लेसमेंट में। तो उसकी तैयारी उसने अच्छी की थी, तो उसका टर्न आया, वो अंदर पहुंची, तो वो जो बायोडेटा जो भरते हैं, जो प्रोफाइल टाइप का जो देते हैं, वो देख रहा था, जो वो था इंटरव्यू लेने वाले, तो उसमें से एक ने देखा, उसने नाम वगैरह पूछा पहले, जो नॉर्मल होता है, उसके बाद में लास्ट में उसने देखा हॉबीज में, तो बीके ने लिखा हुआ था उसमें शब्द लिसनिंग और मेडिटेशन। तो वो कहने लगी आपकी इस उम्र के बच्चे तो कोई पब में जाता है, कोई मॉल में जाता है, कोई कहीं भी घूमते फिरने जाता है, आप ये कहां से लगे कि आप हॉबीज में लिख रहे हो कि शब्द लिसनिंग और मेडिटेशन? उसने बताया कि ऐसे से मैं गुरुजी के यहाँ जाती हूँ और मेरे को शब्द सुनने अच्छे लगते हैं और मेडिटेशन का। तो उसने पूछा अच्छा कौन से गुरु का क्या नाम है उनका? वो कहेंगे नाम नहीं है उनको, उन्होंने नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ गुरुजी उनको बोलते हैं। बात आई सब्जेक्टिव, इससे पहले कि 3 लोग जो बैठे थे उसमें से कोई सब्जेक्ट के बारे में बात करें, इतने कि गुरुजी की बात हो जाए शुरू। अच्छा क्या करते हैं, कैसे है, क्या कैसे पहुंचे, वो सारा कुछ हुआ। तो 20 मिनट के इंटरव्यू में गुरुजी के अलावा कोई बात नहीं हो पाई, जो सब्जेक्टिव कोई बात ही नहीं पूछी उससे। वो सीधी वहां से आई मेरे पास आके, मैं स्कूटर पे बैठा हुआ था, मेरे से कह रही पापा चलो घर चलो। मैंने कि क्या हुआ बेटे? कह रहे पापा जो असली जो इसका इंटरव्यू का जो असली जो होता है फिर उसमें कह लगे ऐसे ऐसे बात हुई, वो पहले पूछा कि लिसनिंग और शब्द लिसनिंग और उसका ये कैसे है, तो फिर मतलब सब्जेक्ट की पूछने के बजाय बार बार गुरुजी पर आ जाए। तो कह रहे मेरा तो सिलेक्शन होना नहीं चाहिए, तो उन्होंने जो असली चीज होती है क्राइटेरिया लेके बैठते हैं उसमें तो कुछ पूछे ही नहीं मेरे से। तो पहले घर चलो। मैंने कहा बेटे सुबह से बैठे हुए हैं और शाम होगी, हमें थोड़ी देर बाद ये रिजल्ट ही दे देंगे तो हम तब चले जाएंगे, घर ही तो जाने, कहीं जाना थोड़ी है। तो वो मेरे पास ही बैठ गई वहीं, तो वहां से कम 200 मीटर हम डिस्टेंस पे बैठ गए। तो उसको डेड श्योर थी कि उसका कुछ नहीं होना, तो वो वहां बैठी हुई थी। उधर उसका ऊपर जब रिजल्ट बोला था, उसका नाम अनाउंस हो रहा था, तो उसकी एक पुलिस भागी आई वहां से, और वहां से हमारे पास आई, करेगी अनु तुम्हारा तो नाम ऊपर बोल रहा है, वो कंपनी ने तुम्हें वो कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और तुम यहाँ बैठे। तो वो वहां गई, वहां जाके जो वो उसका वो जो देते हैं उसका कि भाई आपको सिलेक्शन हो गया इसमें कैंपस प्लेसमेंट का, तो वो वहां गई। वही कंपनी है आज
गुरु जी की कृपा से उस कंपनी में काम कर दिए। तो उसके कंपनी के थ्रू यूएस में भी 2.5 महीने करीब रह के आई। दोबारा जाने का था, लेकिन यहाँ हम शादी की वजह से कि शादी करनी है, उसकी नौकरी लगी, सब कुछ ठीक है, तो शादी वगैरह, तो इस वजह से उसने उस चीज को और सेकंड भी उसमें डाल दिया जो बाहर जाने वाली बात थी। वही कह के वो इंडिया वापस आई थी। तो तब से लेके उसी कंपनी में एक बार उसने छोड़ने का भी वो किया, लेकिन कंपनी वालों ने फिर उसको किया। जब रिसेशन आया था, रिसेशन के टाइम में मोस्ट ऑफ जो उनकी जॉब चली गई थी, लेकिन जो बच्चे थे उनमें से बड़े जब वो थे उस टाइम पे भी। तो ये गुरु जी की मेहर है। बड़ी बिटिया है, वो पहले एमएससी किया उसने, एमएससी के बाद उसने जीआरएफ क्लियर किया। लेकिन एक दिन जीआरएफ क्लियर करने के बाद वो रिसर्च साइड है, तो एक दिन कह लगे कि पापा मैं एक बंद कमरे में बैठ के जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने कहा हुआ क्या? क्योंकि जब एमएससी कर रही थी तो उसमें जो रिसर्च करते थे वो, तो कई दफा क्या होता है रात को 11 बजे तक बैठे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तो उनको वेट करनी है। अगर 24 घंटे के बाद रिजल्ट आ रहा है तो 24 घंटे वहां पे हिल नहीं सकते, उसकी जो वो करते हैं, तो वो उनका होता था। वो कहने कि पापा ये जो रिसर्च वाला है जीआरएफ तो हो गया, सब कुछ है, लेकिन ये बंद कमरे की जिंदगी हो जाएगी कि रिसर्च में ये सब होगा और मैं नहीं कर सकता। अब क्या करा जाए? उसने एकदम हुआ, उसने कि मैं बीएड करूंगी। अब लाइन उसकी कुछ और थी, मेडिकल लाइन में जा सकती थी, वो रिसर्च में जा सकती थी, पर उसने कहा मैं बीएड करूंगी। अब बीएड के लिए किया तो उसने एक फॉर्म भरा इसमें जामिया मिलिया में, एक फॉर्म ये आईपी यूनिवर्सिटी बनी थी तब, नहीं आईपी यूनिवर्सिटी में उसने भरा। आईपी यूनिवर्सिटी में उसका नंबर आ गया, 20,000 मैंने जमा कराए उसके, और जमा करा के आए उसके दूसरे तीसरे दिन ही जामिया से वो आ गया कि भाई आपका जो है ना यहाँ इसमें सीट पक्की होगी। तो मेरे से कहने कि पापा जो है आईपी यूनिवर्सिटी तो भी नहीं है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, तो एक काम करते हैं हम जो है ना मैं उसमें जामिया से करूंगी बीएड। तो मैं क्या लगा भाई जामिया से करो। तो एक टाइम होता है कि इतने टाइम के उसमें अगर आप वापस क्विट करते हो तो वो कुछ पैसे काट के वापस करते हैं। तो हम गए इमीडिएटली, जब पता लगा कि वहां उसका पक्का हो जाएगा, वहां गए हम जाके, तो 20,000 में से उन्होंने 5,000 रुपए काटे और 15,000 वापिस कर दिए। वापिस क्या वो बाद में आने थे, लेकिन 15,000 हमें मिलने थे, जबकि वहां 40,000 की फीस लगनी थी। और उसमें और जो स्कूल का जो कॉलेज, जिस कॉलेज में उसका जाते जिसमें पढ़ाई होती, उसकी सारे जो खर्चे हैं वो भी हमने पे करने। तो 40,000 तो सीधे सीधे आईपी यूनिवर्सिटी में जमा होने थे, 20,000 ले लिए थे, 20,000 वो होने थे, वहां से 15,000 मिले। जामिया मिलिया में बीएड के लिए 5,000 कुछ रुपए जो है उससे जमा हुए। तो ये मतलब गुरु जी की कृपा थी कि उन्होंने वहां से वो 40,000 और प्लस 20-30,000 जो लगने थे, उन्होंने वहां 5,000 लगे, और वो जो 15,000 मिले थे आई थिंक पूरे बीएड के अंदर वो 15,000 ही खर्च हुए होंगे जो उसकी बीएड हुई पूरी। इधर बीएड हुई, अब उसका था कि मैं नौकरी करने का उसका कैसे कैसे करा जाए। तो उसकी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, प्राइवेट होती, प्राइवेट भी तो सरकारी होती, सरकारी को जहाँ भी देखना है, और उसका है कि कुछ करो। उसने प्राइवेट का भरा, आईपी यूनिवर्सिटी के से एफिलिएशन में था। मेरे से एक दिन बोली कि पापा ऐसे से जो है ना वहां वो ललिता देवी इंस्टीट्यूट है, वहां मेरा इंटरव्यू है। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ। कहने को आप कैसे गए? जब एम्पायर स्टेट में सेवा किया करते थे, जब संगत बढ़ रही थी, तो उस समय वहां जो है ना जोड़े पहले नीचे उस पर रखते थे फील्ड पे। जब संगत बढ़ने लगी तो अंकल और आंटी के लिए एक ये रैक बने थे, एक रैक अंकल के शूज के लिए और एक आंटी के लिए। इनिशियली 2 रैक का वो था, तो वो उस रैक के लिए हम गए थे एक बार, मैं और मनोज अंकल वहां गए थे उस जगह जहाँ वो ललिता देवी इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में रास्ते में पड़ता है, मतलब जहां हम गए थे उससे करीब आधा पौना किलोमीटर पहले पड़ता है। तो मैंने देखा हुआ था उस टाइम पे, उस रास्ते में मैं गया हुआ था। ये है कि बिटिया ने जैसे ही बताया कि उसमें मेरा इंटरव्यू, तो मैंने बताया मेरा देखा हुआ है। नॉर्मली मेरा कोई रास्ता नहीं था, पर गुरु जी के हालांकि वहां से वो सेवा नहीं हुई, लेकिन वो रास्ता मैंने देखा। तो मैं उसको सुबह सुबह लेके गया, 10 बजे उसका इंटरव्यू था, मैं सुबह सुबह उसको बैठा के लेके गया। तो उस इंस्टीट्यूट से पहले कोई 1 किलोमीटर से कम जगह थी, वहां
वहां वो स्कूटर बंद हो गया। अब मैं उसमें किक मारू, सब कुछ करके देख लिया, स्टार्ट में हो। तो मैंने उसको बोला, मैं तो बिटिया एक काम करो, तो आप चलो वहां पैदल निकलो, मैं इसको देख के लाता हूँ या इसको खींच के लेके आता हूँ। लेकिन जहां मेरा स्कूटर रुका था उसकी लेफ्ट साइड में स्कूटर रिपेयरिंग की दुकान थी। मतलब मेरी जैसे मैं किक वगैरह मार रहा था तो वो साथ में रिपेयरिंग की दुकान थी। मैंने उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं, चलता चलता अचानक बंद हो गया। उसने देखा, उसको देखा, उसने थोड़ा तार वगैरह किए, प्लग वगैरह देख के उसने करका और स्टार्ट हो गया। मैंने थोड़ा सा आगे चल के बिटिया को बैठाया और वहां पहुंच के तो हमने कहा कि अभी 10 बजे से इंटरव्यू है, तो 9:20 के करीब टाइम होगा, तो मैंने कहा अर्ली है हम, तो थोड़ा सा और होगा, कोई 1-2 लोग और आएंगे तब अंदर जाएंगे। क्योंकि उस समय तक टीचर वगैरह जो है ना वो अंदर जा रहे थे, जो स्टाफ वगैरह था। तो हमने मैं बिटिया को लेके बाहर खड़े हो गए। इसलिए एक कोई आया अंदर वाला, वो कह लगे कि आप इंटरव्यू के लिए आए? मैंने कहा हाँ जी। तो कह आप बाहर क्यों खड़े, आप अंदर आ गए। हम अंदर चले गए, क्लासरूम में बैठा दिया मुझे। 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होने से 9:45 बजे, मतलब मैं और मेरी बिटिया बैठे थे, 9:45 बजे ही जो है वो एक आया वहां और आके बोला कि जी आओ जी वो इंटरव्यू के लिए, और मेरी बिटिया को लेकर चले गए। और कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, तो मेरी बिटिया अकेली पहुंची थी वहां, और वो भी पहले था, 10 बजे से स्टार्ट हुआ, 9:45 बजे उसको बुला के ले गए। वो वहां गई अंदर। अंदर जाके वो जैसे 4 लोग बैठे थे, उसमें से 3 लोग थे, एक नहीं था बंदा उसमें। तो उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया। उन्होंने जब पूछा कि बीएड कहां से किया, उसने बताया कि जामिया से। एक उसमें जामिया का प्रोफेसर बैठा हुआ था। तो उसने मेरी बिटिया से पूछा, कहने कि आप मेरे को जानते हो? उसने कहा जी हाँ जानते हो। तो कहने कैसे? कह जी आप ये सब्जेक्ट है, आपकी ये उपदेश हुई है, वो सारा कुछ उसने बता दिया। उसको वापस कर दिया। और जब दूसरा कैंडिडेट अंदर आया था, तो वो वापस इंटरव्यू दे के आई थी, तब वो दूसरा कैंडिडेट उस रूम में आया था। और जब उन्होंने आना शुरू किया, हम जो वहां से चले आए। उसने 1-2 जगह और भरा हुआ था, तो एक जगह हम गीता कॉलोनी गए हुए, तो मैं उसको इंटरव्यू दिलाने के लिए गया हुआ था। तो उसके पास फोन कॉल आती है 11, 11:30, वहां इंटरव्यू दे के जब बाहर निकल रहे थे तो एक फोन कॉल आती है, कह जी आपका जो है ना उसमें उसके लेक्चर के लिए वो हो गया है, तो आप एक काम करो, आके जो ना अपने को ले लो अपॉइंटमेंट लेटर। तो उसने ये नहीं बताया कि मैं दूसरे यहाँ इंटरव्यू देना है। उसने कहा मैं थोड़ा दूर हूँ और मेरे को टाइम लगेगा, मैं लंच तक आ पाऊंगी। तो जो डायरेक्टर थी उन्होंने बोला जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम आपकी वेट करो। हम वहां से सीधे चले, गाड़ी की बजाय वहीं पहुंचे उनके ऑफिस में। ये होज खास जो है उसके पास में था उनका ऑफिस, लिंगियात वालों का। वहां हम जैसे पहुंचते हैं तो बेसमेंट से एक लेडी और एक जेंट्स जो है ना वो निकल रहे थे बाहर। तो जैसे मैं और मेरी बिटिया दिखाई दे, तो मेरी बिटिया की तरफ उंगली करके बोला, कह लगे दिव्या शर्मा, कह लगे जी आ जाओ, मैं आपकी वेट कर रही थी। और वो कहीं जा रही थी, वापस उसको लेके अंदर चली गई। हमें अंदर अंदर जाके उसने अपॉइंटमेंट लेटर उसको दिया और देते हुए ये बोला कि जी आपसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे, लेकिन नए बंदे को, मतलब नए बच्चे को अगर मौका नहीं दिया गया तो उसको एक्सपीरियंस कैसे होगा, इसलिए हम आपको ये दे रहे हैं अपॉइंटमेंट। उसका वहां अपॉइंटमेंट कराया। उसने वहां से अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ शुरू करी। उसके बाद वो एक दूसरी जगह भी वहां से ट्रेन किया। उसके बाद उसमें आज की डेट में भी अभी तक जो है उसमें लेक्चर का उसमें वो करा रही है। तो गुरुजी ने उसको भी वो किया, मतलब जबकि वो साइंस को अप्लाई करती है। गुरुजी के यहाँ 1-2 बार गए, उसके बाद कभी जाते नहीं है, साइंस के फॉर्मूले लगाती है हर चीज में। लेकिन गुरुजी ने उसका भी कल्याण किया। जब उस समय उसी बिटिया का मैं आपको उसके लिए लड़का देख रहा था कि कोई बच्चा मिले तो मैं उसकी शादी का करूं। तो हमारा जो पुराना घर है, जो पिताजी का जो घर था, उसकी गली बहुत छोटी है, करीब 10 फीट की है, तो नाली वगैरह करके 8 फीट का रह जाता है। तो उसको बनाने के लिए जब बात करते थे किसी से भी, तो वो कह रहा है जी आजकल 4 व्हीलर कम से कम होना चाहिए उसके लिए, तो आप जो है ना ये इसमें पैसा लगा के बर्बाद करोगे, चाहे छोटा प्लॉट ले लो लेकिन कहीं चौड़ी गली में ले लो। तो हम अवॉइड कर रहे थे। तो मदर ने क्या किया कि किसी पंडित जी के पास गई और पंडित जी के पास जाके और उन्होंने पंडित जी ने उनको बता दिया ये मुहूर्त बहुत अच्छा है मकान शुरू करने के लिए। 2 दिन हो गए, मदर ने मजदूर बुला के और वो
पिताजी वाला कमरा जो है उसको तुड़वाना शुरू कर दिया। तो मेरा छोटा भाई जो है उसको पता चला और उसने मेरे को फोन किया, कहा भाई साहब आपको पता है कि अम्मा ने मकान तुड़वाना शुरू कर दिया। मैंने कि मेरे से तो कोई बात नहीं हुई। तो मैं इधर से गया, उधर से छोटा भाई गया, हम दोनों गए। तो हमने जाके अम्मा से पूछा, अम्मा ये क्या करा? मैंने कि हम तो यहाँ इसलिए तो सब मने करते थे यहाँ पढ़ाऊंगा छोटे के लिए। तो मदर ने बोला कि मैं ऐसे तो पंडित जी के पास गई थी और उसने ये बोला कि बहुत शुभ मुहूर्त है। मैंने कि उसने ये तो बोलते शुभ मुहूर्त है, पर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि उस समय मेरे को लग रहा था, मेरी प्रायोरिटी थी कि बिटिया की शादी हो। तो मैंने कि पंडित जी से ये भी तो पूछना था कि इसको बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब वो जब ज्यादा हमने कहा तो हमारी मदर ने बोला, मैंने कि कहने लगे भाई देखो मैंने तो तोड़वा दिया, और जो तुम्हारे से बढ़ता है तो बढ़ा लो, अदरवाइज जो है जैसा टूटा हुआ है ऐसे ही रहने तो कोई बात नहीं। अब हम 5 भाई थे तो हमने आपस में बात की। मैंने कि ये तो हमारी तो नहीं है खैर, पर हमारे फादर की इज्जत का वो है कि हम 5 भाई कमा रहे हैं, उसके बाद भी हम इस घर को मतलब टूटने पहले जैसे हाल में थे तो ठीक था, लेकिन टूटने के बाद ऐसा रहेगा तो ठीक नहीं। तो वो एक ऐसा मतलब टाइम था कि मेरी प्रायोरिटी कुछ थी और गुरुजी ने वो मकान, क्योंकि उस गुरुजी ये समझते हैं कि क्या चीज प्रायोरिटी गुरुजी के हिसाब से तय होती है। मैं बिटिया की शादी की बात सोच रहा था, लेकिन गुरुजी को पता था कि वो मकान बनना भी जरूरी था, उससे पहले उसकी जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि पहली शादी थी और वहीं से करनी थी। तो घर इस हालत में नहीं था कि शादी ब्याह के लिए तैयार हो, क्योंकि उसमें कम से कम 2 या 3 फीट नीचे सीढ़ियों पर जाना पड़ता था, इससे गली से, इस तरह का हाल था उसमें। तो मुझे वो ऐसा मौका दिया कि वो मकान भी बनवाया। मकान बनते बनते जो है ना, जब उसका पूरा काम भी पूरा नहीं हुआ था, वो लड़का भी बिटिया के लिए मिला। अब तय हो गया कि भाई ये लड़का जो है ना शादी भी करनी है। तो इधर जनवरी में जो है ना उसमें रहने लायक हुआ, थोड़ा काम चल रहा था, और मार्च में 10 मार्च को बिटिया की शादी तय कर दी। शादी भी हुई। तो जब जहां बिटिया की शादी हुई थी, तो जहां वो डीजे लगता है, तो वहां मेरे को डीजे पसंद नहीं था, क्योंकि जब डीजे जहां भी चलता है कहीं भी चलता है तो उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा वॉल्यूम तेज करना पड़ता है, किसी की बात सुनने के लिए और अपनी बात बताने के लिए, समझाने के लिए। तो मैंने वहां डीजे, जहां डीजे का पॉइंट था वहां डीजे ना लगवा के मैंने वहां गुरुजी का दरबार लगवाया था कि भाई वहां गुरुजी का दरबार लगेगा। और दरबार लगाने के बाद में वहां जो है गुरुजी का को वहां बैठाया और उसमें जोत वगैरह जला के हम उसमें हो गया कि जो भी आएगा, जो क्योंकि संगत ने भी आना था वहां, तो कभी संगत आएगी तो उनको तो गुरुजी सामने होंगे तो कभी होगा, तो उनको संगत में फिर मत्था टेकने का भी मिलेगा। तो उनकी हजूर में भी पहली शादी थी मेरी बिटिया की, उससे पहले सबसे बड़ी बिटिया थी वो, तो वो भी कराया। अब जब वो जो उस दिन संगत आई थी वहां मत्था टेकने, तो गुरुजी को मत्था टेका उन्होंने। तो जब मैं शादी से फारिग होके और मैं बड़े मंदिर गया और सेवा कर रहा था, तो तब मेरे को जो वहां गए हुए थे जिन्होंने अटेंड की थी शादी, वो मेरे से कहने लगे कि अंकल ये बहुत हमें बड़ा अच्छा लगा वहां जाके कि आपने जो है गुरुजी का दरबार लगा रखा था और इतने अच्छे शब्द चल रहे। अब मैंने कहा, मैंने कि अंकल मैंने तो वो प्रोविजन ही नहीं किया था, शब्द शब्द तो कोई चला ही नहीं था। तो एक ही कमी थी जो मेरे से चूक हुई थी कि मैंने वहां शब्द चलाने का वो नहीं किया उसमें, क्योंकि मेरे को यही था कि मेरे जो रिश्तेदार जाते होते हैं वो नहीं समझ सकते कि गुरुजी क्या है और गुरुजी की महिमा क्या है, वो सब कुछ था। तो इसके वजह मेरे को ये था कि कोई शब्द चल दे तो कहेंगे शादी हो रही है, पंजाबी वो चला रखे हैं, शब्द चला रखे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने थोड़ा सा उस चीज को भी, मेरे रियल चाचा ने बोला था, कहने भी ये कौन है? मैंने कि गुरु जी है। कैसे इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया तुम्हें? मैंने कि सब्जेक्ट पढ़ाने वाले गुरु नहीं है, ये जो है ना मेरे गुरु जी है। कह रहे गुरु तो अक्सर वही होते हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैंने कहा इन्होंने मेरे को जिंदगी का पाठ पढ़ाया है कि जीने का मकसद दिखाया है कि जीना जीना कैसे होता है, किस चीज के लिए हम आए। तो मैंने उनको बोल दिया था। तो इसी वजह से जो संगत थी वो जानती थी गुरु जी को, बाकी सब वो अपनी शादी अटेंड कर रहे थे। तो वहां नॉर्मली जो भी कोई बैठा था, तो मेरे को तब समझ में आया कि शब्द मेरे से चूक हुई थी कि मैंने शब्द नहीं चलाए थे वहां। लेकिन गुरु जी ने वो कमी भी पूरी करती। जो संगत वहां गई थी उन्होंने जब मेरे को बताया कि जो गुरु जी का दरबार सजा हुआ था और उसमें सबक चल रहे, उस सबक गुरु जी ने चलवाई। उस समय मैंने वो देखा कि जब मकान जो बना और बिटिया की शादी हुई, तो
कैसे अरेंज कराया गुरुजी ने, मैं उसको वो दिन है जब मकान बनना था, कैसे पैसे का अरेंजमेंट हुआ, कैसे बिटिया की शादी के लिए अरेंजमेंट हुआ, मतलब कोई उधार नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो सारा काम बिल्कुल मतलब हो गया। तो मैंने आज तक उसको टोटल नहीं किया, ना बिटिया की शादी का और ना उस मकान का, उसमें कि क्या लगा और कैसे लगा और कहां से लगा, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं करती। और वो देने उसके बाद से कोई भी कार्य होता है, क्योंकि गुरु जी के यहाँ जो भी आता है आपकी जरूरत कोई अधूरी नहीं होगी, आपके उम्मीद से ज्यादा आपको मिलेगा। कैसे करेंगे ये गुरु जी जानते हैं, कहां से क्या होता है ये कुछ नहीं पता। अभी जैसे कल एक सत्संग में सुन रहा था, तो उसमें यही कह रहे थे कि गुरु जी के छोटे छोटे हाथ में थोड़ा सा जो है ना मुट्ठी बांध के डालते थे, और हमारे हाथ में लेते लेते इतना भर जाते थे हाथ की, दोनों हाथ में भी जो है ना वो संभाले नहीं समझता था प्रसाद गुरु जी का दिया हुआ, और उसको मुंह लगा के खाना पड़ता था, और उसको अलग से हाथ लेके नहीं कर सकते थे। तो ये गुरु जी की महिमा थी कि कैसे उन्होंने वो जो बरकत बढ़ती है वो दिखाई है, कि मकान भी गुरु जी ने बनवाया, और जब बिटिया की शादी हुई तो जो फेरे का अरेंजमेंट है, लोगों को रुकने का अरेंजमेंट है, उसके लिए तो मकान पहले बनवा के वो सारी जरूरत जिसके लिए मेरे को किसी और की सेवाएं लेनी पड़ती, किसी और की नमस्ते करनी पड़ती, वो सब कुछ खत्म कर दिया और दोनों चीजें की। तो उसी दौरान में मेरा एक हाईकोर्ट का केस चल रहा था, वो मेरे फेवर में हो गया। तो मैंने एक दिन घर में ऐसे ही बोला, मैंने कि भाई ऐसे ऐसे कुछ पैसा मिलेगा, थोड़ा इकट्ठा होकर मिलेगा। तो बीच वाली जो बिटिया है उसका जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वो ऑफिस जाने लगी थी। तो मैंने बोला मेरे को तो नहीं है, मैं तो स्कूटर चलाने में मेरे को ठीक लगता है, और भाई तुम ऐसी पोस्ट पे जा रहे हो तो एक काम है कि भाई मैं गाड़ी ले लेते हैं, कुछ पैसा और लगा के, कुछ बैंक से लोन वगैरह लेके तो गाड़ी एक ले लेते हैं, तो तुम जो है ना फिर गाड़ी सीख लो और गाड़ी से जाया करो। कम से कम जो चीज तुम जो पोस्ट जाके होल्ड कर रहे हो उसके हिसाब से तुम तो कम से कम गाड़ी में जाना सीख लो। तो बच्चों ने क्या कहा, ठीक है पापा, ठीक है गाड़ी ले लेते हैं। जब गाड़ी की लेने की बात आई तो वहां देखा मारुति की जो है वो एक K10 नहीं उस टाइम निकली थी, तो मेरे को समझ में आई छोटी गाड़ी, तो अपने हिसाब से कि इतना पैसा मेरा होगा, इतना लोन ले लेंगे, वो सब कुछ का था। तो जिस से मेरी डीलिंग हुई थी वो सरदार जी थे, वो जो वहां जो था उसमें शोरूम में। तो 21 नवंबर 2010 का दिन था, उस दिन गुरु नानक बर्थडे था और गुड़गांव में एनुअल सत्संग था। तो मैं वहां गया हुआ था सत्संग में, और सत्संग में जब हम वहां गए थे तो जोड़े घर पे अंकल थे, मनीष दो अंकल थे, वो कई संगत थे जो बड़े मंदिर में वहां भी सेवा करते थे साथ में। तो वो थे, तो इतने ही वो उनका सरदार जी का फोन आता है मेरे पास, कहेंगे आपकी गाड़ी ले रही है, कब लेने आ रहे हो? मैंने बोला, मेरे मुंह से निकल गया 12 बजे, मतलब 11 बजे पर आसपास का टाइम था, और गिनी 11 बजे से पहले का टाइम था, 11 बजे नहीं, 11 बजे से तो शुरू होना था, वहां सत्संग शुरू होना था गुरु जी का, उससे पहले टाइम था। तो वो जोड़े वगैरह रखे थे, तो मेरे मुंह से निकले 12 बजे। फिर मेरे दिमाग में आया कि वो सामने वाले जिनसे मेरी बात हो रही है वो सरदार जी है, कभी इस 12 बजे के शब्द को कोई अदरवाइज ना ले। तो मैंने कहा चलो जो निकल गया कोई बात नहीं है, वो चले जाएंगे आगे पीछे। इतने में फिर उनका फोन आता है, कहने कि आप कौन सा नंबर लेना पसंद करेंगे? तो मैंने उनको बताया कि कौन कौन से नंबर है, तो उसने मेरे को नंबर बताए। तो मैंने वहीं जोड़ा घर पे वहीं लिखे मैंने, तो उसमें कई नंबर थे, 4-5 नंबर दिए थे, उसमें एक था 7213। तो मेरी जो नजर गई उस पर गई, क्योंकि जो 13 नंबर है गुरु जी के यहाँ एक ओंकार है। जैसे चंडीगढ़ में या फॉरन में भी है कि 13वीं मंजिल नहीं होती, 13 नंबर का सेक्टर नहीं होता, तो वहां तक भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन गुरु जी के यहाँ वही सबसे बड़ी है कि संगत दोनों उसको ढूंढती है 13 नंबर को, कि कहीं 13 नंबर मिल जाए तो गुरु जी का जो एक ओंकार है वो हमारे साथ चल निकलेगा। तो मेरी नजर उस पर टिकी। फिर भी मैंने उनसे जो वहां जोड़ा घर पे वो अंकल थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कि अंकल आज ऐसे तो गाड़ी के लिए उसने बोला है और ये नंबर उसने भेजे। तो सबने जिसने भी देखा वो सब उस 13 नंबर पर आगे अटक गए थे, अंकल ये जो 13 नंबर है इसको ले लो, गुरु जी का जो एक ओंकार है इसको ले लो आप। तो मैंने ठीक है, मैंने उनको फोन कर दिया, मैंने कहा आप जो है ना 7213 जो है वो आप इस मेरे लिए जो ना वो कर दो, दे दो। तो हम वहां से जो है उसमें गए, शोरूम में गए, मैं छोटे भाई को लेके गया,
एक संगत थे मेरे साथ में, हमको लेके गए। तो मैंने वो गाड़ी छोटे भाई के थ्रू उसमें बड़े मंदिर पहुंचा दी। मैंने कि जाके जो है ना गुरु जी से ब्लेस करा लो, और सबसे पहले जो है ना गुरु जी को वहां वहां पहुंचो। तो बड़े मंदिर में उस दिन वो था, ये शाम का एक फंक्शन वो था, उसका गुरु नानक बर्थडे पे जो होता है फंक्शन होता है। और उस दिन जैसे ही वो गाड़ी पहुंची थी उसको बड़े मंदिर में गेट के सामने जैसी पहुंची, वैसे ही पीछे गुरुजी का स्टिकर, ब्लेसिंग्स और जो गुरुजी लटकने वाले उसमें अंदर जो होते हैं वो वाले लगे, और कीरिंग भी मिल गए। मतलब जैसे इंतजार कर रहे हैं गुरुजी, और सारी चीजें ठक ठक हो गई। गाड़ी वो आ गई। मैं शाम को वहां से पहुंचता हूँ, मैं जैसे उसमें बड़े मंदिर में वहां से आके अपने प्रोसेस से वहां पहुंचता हूँ बड़े मंदिर में। तो वहां एक आंटी थे हमारे साथ में, तो आंटी उस दिन 31 नवंबर 2010 को उनकी बिटिया पूरे हुए थे। तो वो दिन था। मेरे को वहां बड़े मंदिर जाके जब वहां फंक्शन में गया तो तब मेरे को पता लगा कि ऐसे जो ना आज उनके साथ ऐसा हो गया, और वो पंजाब गए। तो हमारे साथ सेवा करती थी आंटी। और उन आंटी का ये था कि जब वो सेवा में आए थे, जल प्रसाद की सेवा जैसे करते थे, तो 10-15 मिनट के बाद वो बैठ जाया करते थे। मतलब उनकी इतना स्टैमिना था स्टैंडिंग का। लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि उनको सेवा कराते कराते इतना हो गया था कि वो एक बार खड़े हो गए तो चाहे रात तक उनको खड़ा रखो तो वो बैठने का नाम नहीं लेते। इतनी स्ट्रेंथ गुरुजी ने दी उनको सेवा के साथ साथ। तो जब मेरे को पता लगा उसको, तो वो बाद में सेवा में नहीं, मतलब सेवा माने बंद हो गए क्योंकि वो उसमें पंजाब में थे। और वहां से उन्होंने एक बार मैं जो उनके सब पहले संपर्क में थे उन आंटियों से मैं पूछा करता था, सर के आंटी वो आ गए क्या? तो मेरे को बोला क्या लगे अभी तो पंजाब नहीं है, और अभी हमारी नॉलेज में नहीं है कि वो दिल्ली आ गए। तो एक दिन मैंने वो पूछना बंद कर दिया। मैंने कि जिस दिन वो आंटी आएंगे अपना आप ही आ जाएंगे। तो मैं ऐसी सेवा में ही था, तो जल प्रसाद के उसमें था मैं, तो मैं ऐसी पता नहीं अचानक होता था मेरे को, गुरुजी जैसे किसी उसके आउटलाइन दिखाते थे, कुछ ऐसा होता था, तो मैं अंदर जाता था संगत को ढूंढने। तो मैं बड़े हॉल में, पीछे साइड से बड़े हॉल में गया। तो बड़े हॉल में जाके मैंने मेरे को पूरी संगत बैठी है, लेकिन मेरे को सिर्फ 4 आंटी दिखाई दी। एंट्रेंस जो है बड़े हॉल का, उसके गेट के साथ में, अगर घुसने के टाइम पे राइट साइड में वो बैठे हुए, गेट से थोड़ा अंदर ही। मेरी नजर सिर्फ उन पे गई, और मेरे को कोई पुरुष नहीं, मैं सीधा गया, घुटने को बल उनके सामने बैठा, और उनके थाई पे दोनों हाथ ऐसे ऐसे वो करके, और मैंने बोला था आंटी चलो सेवा में चलो, बड़े आहिस्ते से उनको बोला। और मेरे जैसे ही मैंने उनको बोला वैसे वो उठ के आगे। तो मैं आगे आगे चला, मेरे कदम थोड़े तेज चल रहे थे, पर मैं बड़े हॉल से नीचे उतरा, पीछे मैंने मुड़ के देखा तो आंटी मेरे साथ नहीं। मैं जाके अपनी सेवा में लग गया। तो आंटी आए थोड़ी देर बाद में। तो आंटी जब आई मेरे पास, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं तब से जब से बिटिया वो पूरे हुए हैं, उसके बाद में पहली बार बड़े हॉल में आई, बड़े मंदिर आई हूँ। तो मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी कि मैं जब बड़े हॉल में आके बैठी थी, तो मैंने एक ही अरदास की थी कि गुरुजी मैं इतने दिन बाद आई हूँ। तो एक तो उन्होंने बोला था कि जब तक मैं सेवा में नहीं जाऊंगी तब तक बिलायती अंकल मेरे को इस तरह से आके रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब बड़े हॉल के अंदर किसी आंटी को अंकल इस तरह से करे जैसे मैंने उनको किया था, थपथपाए थे उनके थाई को। तो मेरे को भी हुआ था कि कैसे मैं उनको घुटनों के बल उनके बैठा, और किस तरह से मैंने उनको इस तरह से रिक्वेस्ट किया उनको उसमें। और उन्होंने बताया कि एक तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जब तक आप मेरे को ऐसे करके, जैसे मैंने किया था ऐसे करके नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं सेवा पे नहीं जाऊंगी। और दूसरा ये था कि बहुत दिन हो गए गुरुजी, आज जो है मेरे से भोग लगवा। चले कि जैसे आपने मेरे को बोला वैसे ही कि आंटी आप सेवा में चलो, और मैं जैसे आप आगे से पीछे से आए तो एक अंकल आए और अंकल कह लेंगे आंटी चलो, और वो बड़ी किचन में लेके और कह लेंगे आज जो ना दोनों गुरुजी को जो ना भोग लगाओ। तो कह लेंगे मैं जो ना भोग लगाने गई थी इस वजह से मैं आई, और कह रहे 5 मिनट मेरे को अरदास किए गुरुजी से नहीं हुए थे, और दोनों विश मेरी जो मेरी अंदर था कि आप ऐसे करोगे। तब मैंने रियलाइज किया कि मैं किसी आंटी को इस तरह से कैसे मतलब जाके रिक्वेस्ट की,
पर ये अरदास तो उनकी थी गुरु जी से कि ऐसे करेंगे, एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि जैसे तुमने किया है कि घुटने के बल बैठ के मेरे सामने इस तरह से मेरे को थपथपा के थाई से जो है ना बोला है कि सेवा में चलो, मैंने यही रिक्वेस्ट की। तो ये मतलब गुरु जी का कितना बड़ा वो है कि इसलिए कहते हैं कि कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले वो 1000 बार सोच लो, क्योंकि उसके पूरे होने में देर नहीं लगी, वो तो पूरा होने के बाद पता लगता है कि हमने क्या मांगा, कैसे मांगा। ऐसी बड़े मंदिर में जब ये ओम नमः शिवाय सिद्धि प्रदर्श आए, ओम नमः शिवाय दूजी प्रदर्श आई थी, पहली बार जो 9 बजे शब्द खत्म होने के बाद इसका जाप हुआ था फर्स्ट टाइम। तो सदा मासूम अंकल जो है उनकी ये सीडी थी, वो पहली बार बजी थी। तो सीडी जो मिलने लगी वहां बटी थी उस बार, तो सारी संगत जो है ना अंदर गई थी बड़े हॉल में वो सीडी को लेने के लिए, और मोस्ट ऑफ जो सेवादार थे वो भी अंदर भागे थे कि उनको सीडी मिल जाए। मैं अपनी सेवा के पॉइंट को छोड़ के नहीं गया, क्योंकि मेरे को पहले से ही गुरु जी ने जो मैसेज किया हुआ है कि जहां गुरु जी सेवा बख्शते हैं और खड़े होकर सेवा कराते हैं, और जो तुम्हें चाहिए जहां तुम हो वहीं वो उसको देंगे जो उन्होंने देना है। उसके लिए तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। तो मेरे को जो है उन्होंने, मैं वहीं खड़ा हुआ था, इतने में अंदर वो उसकी महामारी चल रही है। उसकी एक 5-6 साल की बिटिया थी संगत की। वैसे तो मैं जानता था कि संगत में है, लेकिन वो खुले हाथ में लेके एक सीडी और लेके आई, ऊपर से पिछले गेट उससे बड़े हॉल से निकली और मेरे पास आ गए जहां मैं सेवा के लिए खड़ा था। और वो उन्होंने, उसने बिटिया ने मेरे को दिया, मेरे हाथ में सीडी थी, तो सीडी देके वापिस बिना कुछ बोले, कोई शब्द नहीं बोला, वहां आई, मेरे हाथ में सीडी पकड़ाई और अंदर चली गई बड़े हॉल में। सारे आगे, वो एक नॉर्मल वो था, मुझे लगा कि किसी ने भेजी होगी, पर मैं ये समझता हूँ कि बहुत जो बड़े बड़े लोग थे जो अंदर गए थे सीडी को लेने के लिए, वो कामयाब नहीं हुए उसको लेने के लिए। तो कौन ऐसा होगा जो उस बच्चे के हाथ में ऐसे देके भेजेगा? तो मुझे ये लगा कि गुरु जी को पता कि ये नालायक जो है ना यहां तक आएगा नहीं उसके लिए। तो उन्होंने उस चीज को वो किया कि उन्होंने वो उस बच्चे के रूप में आके वो सीडी मेरे को खुद पर्सनली वहां देख के और तब वो किया। ये गुरु जी की मेहर है। एक बार मैं नहीं था उसमें, 15 संगत के करीब गुरु जी बड़े मंदिर में थे, तो वहां छोटे छोटे कैसरों में जो है ना वो लंगर आया था। तो गुरु जी ने सबको बैठा दिया, सबको बैठा के उन्होंने और बोल दिया कि सबको जो है लंगर परसो। तो मनोज उसमें था उस टाइम पे, जो गुरु जी के 3 बंदे थे उसमें से जो मनोज था जिसके थ्रू गुरु जी ने मेरे को बुलाया था, वो वहां था। उसमें जो 15 लोग थे उनमें वो शामिल था। तो बैठा तो क्या लगा, भाई साहब मैं तो ये सोच रहा था कि छोटे छोटे कैसे होना है और इसमें से क्या क्या होगा, मुश्किल से एक एक रोटी आधी रोटी आएगी सबके से, 20 लोग बैठे हुए। तो कह लगे, हम बैठे हुए थे, सबको उन्होंने जो है चपाती प्रसाद और सब्जी प्रसाद दे दिया, कैसे बंद कर दिए। गुरु जी बैठे हुए हैं, सब संगत को लंगर कराने के लिए बैठा दिए। तो कह रहे हैं कि वो उसके बाद एक बार सबको पहुंचा गया, फिर गुरु जी ने बोल दिया, फिर रिपीट कर दिया, फिर कैसे बोले, फिर सबको पहुंचा गया। कह रहे फिर एक बार तीसरी बार फिर गुरु जी ने बोला, तो कह लगे मैं देख रहा हूँ कि इतने छोटे से कैसे हो, जिससे मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आधी एक एक चपाती हिस्से में आएगी, थोड़ी सी सब्जी प्रसाद आएगा। कह रहे वो जैसे ही वो कैसरोल बंद करके दोबारा खोलते थे गुरु जी के बोलने से कि बाढ़ दो, तो कैसरोल में वो पूरी चपाती और पूरी सब्जी। और वो पहली बार तो भरे हुए थे, दूसरी बार भी, तीसरी बार जो गुरु जी ने बताया, 3 बार था। तो गुरु जी का जो है कि प्रसाद को कैसे करते हैं, कम क्यों नहीं पड़ता। जब गुरु जी को भोग लग जाते हैं तो उसके बाद सारा प्रसाद हो जाता है। तो उस प्रसाद की महिमा है कि हमें वो ब्लेस करते हैं गुरु जी, और हमारी शारीरिक जो बीमारी है उनको निकालने का भी एक इजीएस्ट वे है। मतलब दवाइयों के बजाय वो गुरु जी सिंपली उन चीजों से जो है ना हमारा कल्याण करते हैं, हमारा जो शारीरिक जो परेशानी है उनको निकाल देते हैं। क्योंकि मनोज जब जाना शुरू किया था मेरे से करीब 5-6 महीने पहले उसने जाना शुरू किया था, तो जिस दोस्त ने उसको बताया था, तो उनके ग्रुप में एक और लड़का था, तो वो उसने मनोज को भी बोलता था, तो 5-6 महीने से बोल रहा था, लेकिन मनोज नहीं आ रहा था। उसको परेशानी का पता था उसके दोस्त को, और वो बार बार करके गुरु जी के पहुंचो, लेकिन वो नहीं जा रहा था, क्योंकि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरु जी की है। तो गुरु जी ने उसका टाइम फिक्स नहीं किया था।
तो उसका एक जो दूसरा दोस्त था उसको भी वो बोलता था, नागर था वो लड़का, जो गुरु जी के संबंध में था, जिसने मनोज को बोला था, वो अपने उस दूसरे दोस्त को भी बोलता था कि भाई ऐसे तो गुरु जी के यहाँ जाओ। तो वो जब भी वो कहता चल रहे हैं तो तभी वो उसको बहाना बना देता कि आज वो पुरानी पार्टी आई है, उसको एंटरटेन करना है, कभी कुछ कोई बिजनेस की बात कर दे, कभी कुछ कर दे, अवॉइड करना शुरू कर दिया। उसकी तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब इतनी हुई कि उसको मेदांता में जाके जो है उसको दिखाया गया, एक दिन उसको लेके गए, उठा के लेके गए, वहां उसका चेक हुआ तो उसको पाया उन्होंने कि 3 उसके ऑलरेडी जो है ना, वो जो हार्ट की जो 3 वो है 4 वोल, उसमें से 3 ब्लॉक है और चौथी 75% खुली। तो वहां के डॉक्टर ने टेस्ट करके उन्होंने बोला कहें जी ये चलता फिरता बम है तो कभी भी फट जाएगा और इसका इमीडिएटली जो है ना अपने ऑपरेशन कराना होगा। उस दिन उसको याद आया, उसकी जो नागर था उसकी बात याद आई कि ऐसे तो गुरु जी है और सबका कल्याण करते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर तक ठीक करते हैं गुरु जी के यहाँ जो जाता है मत्था टेकते हैं। तो उसने अपने जो घर वाले थे जो लेके गए थे उनको बोला कि एक काम करो, आज मेरे को एडमिट मत करो, मेरे को कल आके कर देना एडमिट। तो वहीं से सोच के आ रहा था और जल्दबाजी में वो अपना फोन ले जाना भूल गया घर से, और उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि घर से फोन ले जाना भूल गया और वो वहां सोच रहा था कि घर जाके उसको नागर को मैं फोन कर दूं कि आज गुरुजी के यहाँ ले चल गए थे। वो जब घर पहुंचता है तो नागर जो उसका दोस्त था वो और एक लड़का ऑलरेडी उसके घर पे बैठे। वो जब वो पहुंचा वो कह रहा कि मैं तो तेरे को फोन करने वाला था और ऐसे से भाई आज देखो तो मेरे को वहां गुरुजी के पास ले चल, और इस तरह से डॉक्टर ने बोला है। तो उसको वहां कैरी करके लेके गए थे, जैसे मतलब अपने पाँव भी लेके चलाया, उसको उठा के लेके गए थे वहां एम्पायर स्टेट में गया गुरु जी के यहाँ जो है उसने जो चाय प्रसाद पीने को मिला और जो लंगर खाया उसने। तो वो कह रहे कि काफी दिनों से वो खाना नहीं खा पा रहा था, लेकिन गुरु जी का जो लंगर था जो वो है जैसे तैसे करके उसने फिनिश किया। उसी दिन वो कह रहे कि अपने पाँव वो चल के आया, जिसको उठा के लेके गए थे तो अपने पाँव चल के आया था। तो अगले दिन उसने बोल दिया अपने घर वालों से पहले अब जाके करा दो भर्ती, जो कराने करा लो। वो गए मेदांता में, वहां जाके जो है ना उसको फिर एडमिट कराया, एडमिट करा के उसके टेस्ट वगैरह हुए। तो उसकी वहां उसमें टेस्टों में जो थे नए जो टेस्ट करे उसमें देखा कि 3 बिल्कुल क्लियर है और चौथी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जब वो बताते हैं कि जो डॉक्टर हैं नरेश त्रेहन जो डॉक्टर हैं जो जिन्होंने वो करना था ऑपरेशन वगैरह करना था, उन्होंने जब वो रिपोर्ट देखी तो वो कहने लगे कि आपने ये आप तो कह रहे थे ये बहुत इसकी क्रिटिकल स्टेज है और आप ये तो रिपोर्ट तो छोड़ दे दिए। उन्होंने बताया कि जी ये तो अभी जो पिछले जो टेस्ट कराए तो वो तो इसके बहुत खराब थे। तो उसने डॉक्टर ने पूछा था उसको कि आपने हमारे यहाँ से जाने के बाद में क्या कोई दवाई या कुछ लिया है क्या? तो उसने बोला था कि नहीं ऐसे तो मैं कल वहां ऐसे दिल्ली है वहां एम्पायर स्टेट बैठते हैं और मैं जो है ना वहां कल गया था और उसके बाद मैं भी थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो उन्होंने वो बताते कि वो 3 लेके जो है ना गुरु जी के यहाँ आए थे एम्पायर स्टेट में ये देखने के लिए कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो ओवरनाइट में फेट चेंज कर दे, ये जो सारी रिपोर्ट बदल दे ओवरनाइट में, ऐसी कौन सी शक्ति है। तो गुरु जी ने वो एक रात में जो इतने टाइम से उसको बुलावा आ रहा था तो नागर बोल रहा था उसको कि गुरु जी के साल गुरु जी के वो बहाने लगा रहा था और जिस दिन गया उसके अगले दिन से उसका वो हो गया। ऐसी एक वहां सत्संग था कि एम्पायर स्टेट में ही कोई रहते थे वही, तो बड़ी पॉश कॉलोनी है एम्पायर स्टेट जहां गुरु जी बैठते थे। उनकी प्रॉब्लम थी, उनका बेटा था वो शराब वगैरह पी के जो ना अपने फादर से बड़ा लड़के जाता था, वो लड़ाई झगड़े करते तो पूरे मतलब आस पड़ोस में उसकी काफी उसको बेइज्जती महसूस होती थी कि पोस्ट कॉलोनी है सारे हाई जेंट्री रहती है तो उसको उनको लगता था बड़ा ये लड़का बड़ा कलेश करके जाता है मेरे यहाँ। उसने किसी अपने वही जो साथी थे जिनको उनकी प्रॉब्लम पता थी तो उनसे उन्होंने बोला चले गए आप जो है कि भाई एक काम करो अभी ऐसे यहाँ जो है ना वो एम्पायर स्टेट में उन्होंने बताया कि ऐसे गुरु जी हैं और आप वहां चले जाओ। तो उन्होंने बोला कहले कौन कह रहे जो मॉर्निंग वॉक में आते हैं जो निकल और उसमें शूज वगैरह डाल के जो आते हैं हाफ टी शर्ट में, कह वो गुरु है वो है गुरु जी है कोई? वो कह लगे हाँ काफी संकट आती है वहां उसमें गुरु जी के पास में, तो आप भी एक बार जाओ। तो वो जब फर्स्ट टाइम गए तो जब उन्होंने जैसे वो कर रहे थे तो
पहली बार उनको पता है कि अड़ोस पड़ोस में रहते तो यहाँ पे इसमें इसमें ऐसे कौन से गुरु, तो जो जिस उस रूप में गुरु जी को देखा था उन्होंने हाफ हाफ उसमें या उसमें ट्राउजर में उसमें देखा था, तो उनको लगा नहीं कि क्योंकि गुरुओं की एक अलग से दिमाग में कॉन्सेप्ट आती है कि किस तरह के वेशभूषा कैसी होगी, क्या कुछ होगा। तो वो जो आए तो उन्होंने जैसे बाकी तो अपने तरीके से प्रणाम कर रहे थे, तो उन्होंने जो एक नॉर्मल वो किया, उनको तो एक पड़ोसी की तरह लगे उनको। तो जैसे ही उन्होंने मत्था टेके गुरु जी को विश किया, तो गुरु जी ने बोला कि सैटरडे आई। तो उनको बड़ा फील हुआ, वो कहने लगे भी यहाँ पड़ोस में रहते हैं, डेली मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ तब ये मिलते हैं, और यहाँ गद्दी पे बैठ के पता नहीं क्या बोल रहे थे, सैटरडे है। क्योंकि उनको पता कि इतने नजदीक है, उनको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 4 दिन को आ सकते हैं, और उनको बोल दिया सैटरडे आए, तो उन्होंने आना बंद कर दिया गुरु जी के। एक बार आए और आके अपने घर बैठ गए। उनको ये हुआ कि भाई मतलब उसको गद्दी पे बैठ के बड़ा अपने आप को लेके चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि उनका लड़का सैटरडे को आया और बिना पिए आया, तो अपने फादर का हालचाल भी पूछ के गया और उनकी जो कोई जरूरत थी उसका भी वो अरेंजमेंट करके गया। फिर वो पूरे वीक नहीं आया, फिर नेक्स्ट सैटरडे को ही आया और बिल्कुल सोफी आया, बिना पिए आया, तो फिर उनको किया। तो 2-3 सैटरडे निकल गए। तब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो सैटरडे को सैटरडे आई जो बोला था, तो ये तो मेरे लिए नहीं लड़के के लिए था कि लड़का मेरे को सैटरडे आके हालचाल भी पूछ रहा है, शराब पी के जो दंगा करता है तो वो भी खत्म है, मेरी जरूरतों के बारे में ख्याल रखता है। तब उनको समझ में आया कि गुरु जी ने उसको आदेश दिया था कि सैटरडे आए। तब उन्होंने फिर जाना शुरू किया। तो कई कभी जब संगत मत्था टेकती थे, वो नहीं कुछ बोलते थे, तो उसका था कि उनकी जो साथ में जो भलाई चल रही, जो परेशानी है, जो कुछ है, उनको वो आउट करते थे। तो कई तरह हम मतलब संगत को लगता है कि हमारे से गुरु जी बोल रहे हैं इस तरह से, कुछ रेव है या कुछ ऐसे, जैसे किसी ने बोला कि गुरु जी मेरे को वो है कि कोई ऐसे दवा खाना है क्या, या इस तरह की जो कई चीजें होती थी, ये गुरु जी का जो अपना तरीका था कि उन परेशानियों को जो हमारी जिंदगी में आई हुई है उनको भगाने के लिए, उनको दूर करने के लिए गुरु जी एक तरह के जो है वो किया करते थे। तो संगत को उस टाइम नॉर्मली नहीं समझ में आता था, तो बाद में रियलाइज होता था जब लिंक करते थे कि गुरु जी ने हमारे लिए नहीं उनके लिए कहा। ऐसी पहले बड़े मंदिर में जो है यहाँ से इसमें दुबई में हम कभी भी हम चले जाया करते थे, जब भी कभी टाइम लगता था तो 2-4 कारें ली और संगत जो सेवा में थे वो अपने इकट्ठे हुए वहां चले जाते थे मत्था टेकने, बापू जी से मिलने, और वहां जो है ना गुरु जी के चरण स्थान थे तो मत्था टेकने के लिए। एक बार हुआ जैसे पता लगा उनको कि ये कभी भी ऐसे प्रोग्राम बना के एम्पायर स्टेट में वहां चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, तो कुछ संगत इकट्ठी होगी, तो इतनी संगत इकट्ठी हुई कि 4 बसें करनी पड़ी। तो हम जब 4 बसें हुई तो जो हम लोग जो 3-4 गाड़ियों में जाया करते थे वही उस अरेंजमेंट में थे। तो हमारे साथ अंकल थे, उन्होंने बताया कि ऐसे तो संगत में एक अंकल है, साइकिल अंकल, और उन्होंने 4 नई गाड़ियां ली अभी, तो उनसे बात कर लेते हैं, तो नई गाड़ी होगी तो संगत के लिए भी सुविधा होगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है, उन अंकल से बात की तो 4 गाड़ियां बुक कर ली, 4 गाड़ियों की संगत हो गई। लेकिन जिस दिन हमने जाना था बड़े मंदिर पे अपने अपने व्हीकल छोड़ के, और वहीं से सबको बसों में जाना था, और रात को वहीं से बड़े मंदिर पे डिस्पर्स होकर सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। तो सुबह जैसे हमारा था कि 4 बजे वहां जाएंगे और 5-5:15 बजे वहां से निकल लेंगे दुबई के लिए। वहां जब पहुंचते हैं तो गाड़ियां जो आई उसमें 3 तो नई गाड़ी आई, ऑरेंज कलर की थी, ये गेरुआ रंग जैसे कह सकते हैं, वो एक गाड़ी व्हाइट आई, वो पुरानी गाड़ी थी। तो अब जिसको भी उस व्हाइट वाली गाड़ी के लिए वो करें अरेंजमेंट में, वही थोड़ा सा नाक मुंह से करे, मतलब उसमें जाने के लिए दोनों कोई भी एग्री ना हो। और हुआ क्या कि जो नई गाड़ी है उसमें तो एक्स्ट्रा भी होगी, लेकिन पुरानी गाड़ी में थोड़ी कम होगी। तो एक कुछ सवारी थी जो हमने जीके से उठानी थी, तो हमने जीके से वो ली, और जैसी आश्रम से जो आउटर रिंग रोड है, जो रिंग रोड पे जैसी पहुंचते हैं, वो गाड़ी खराब होगी व्हाइट वाली, और गाड़ी खराब होगी तो ड्राइवर ने कोशिश भी की, लेकिन वो कह रहे थे कि ये आगे भी कहीं प्रॉब्लम कर सकती है, तो ये वहां जा नहीं पाएगी।
तो अब बात हुई कि गाड़ी 4 गाड़ी की सवारी है, एक लंबा सफर है, तो उसमें ये भी नहीं है कि 3 गाड़ियों में एडजस्ट करके और उसको करा जाए तो संगत को परेशानी होगी। और फिर संगत ये कहेगी कि चलो हमारी जो अरेंजमेंट है तो उसके हिसाब से हम चले। तो उन्होंने उसको फोन किया हमने अंकल को कि भाई अंकल ऐसे ऐसे बात है, एक जो गाड़ी थी जो व्हाइट वाली गाड़ी थी वो खराब हो गई है और वो बस जो है वो आगे नहीं जा पाएगी। उसके ड्राइवर ने भी बात की तो अंकल ने बोला कि एक काम करो, कुछ टाइम लगेगा, मैं पता करता हूँ इनके साथ की जो चौथी गाड़ी है वो वापिस आ रही है, वो कहां तक पहुंची है, थोड़ा सा घंटा आधा घंटे में वो मैं देखता हूँ। उन्होंने फोन करके फिर बताया कि नहीं वो गाड़ी पहुंचने वाली है, तो मैं ड्राइवर चेंज करके मैं आपके पास जो है वो गाड़ी में भिजवा रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लो। तो करीब हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा दिल्ली के अंदर उस पॉइंट पे। अरे वो नई गाड़ी आई तो सबके जो जिनके व्हाइट गाड़ी में बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी सबके चेहरे बढ़िया हो गए। गर्मियों के दिन थे, एसी चला पूरे रास्ते, किसी भी गाड़ी का एसी बंद नहीं हुआ। एक नॉर्मल जो एसी में जो स्पीड होती है वो 2x2 की गाड़ियां थी, वो हम वहां गए, उसमें पहुंचते हैं, डुबरी पहुंचते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, जो हमारा जो अपना जो प्रसाद वगैरह का था वो सब कुछ करके जब हम वापिस आ रहे थे, वापिस जब हम आ रहे थे तो अंकल थे हमारे साथ में, मेरे साथ में गाड़ी में। तो मेरे से अंकल कहने कि अंकल एक चीज समझ में नहीं आई। अरे कि क्या? तो अंकल हम इतने बजे हमारी जो प्लानिंग थी इतने बजे चलने की थी। मैंने कि हाँ। कह रहे लेकिन कि हमने 2 घंटे वहां वेस्ट किए उस नई गाड़ी के इंतजार में रिप्लेस करने के। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कह रहे गाड़ी भी नहीं भागी, एसी किसी का बंद नहीं हुआ, तो जो हमारा टाइम था, शेड्यूल टाइम था कि इतने बजे चल के इतने बजे पहुंचना है, हम पहुंचे उतने टाइम ही जो हमारा शेड्यूल टाइम था। तो कह रहे वो जो 2 घंटे हमने वेट की थी, ये रास्ता छोटा हो गया, गुरु जी ने रास्ता छोटा कर दिया, ये गाड़ी की स्पीड हमें पता ही लगा तेज हुई कि गुरु जी जो है ना रास्ता जो कट शॉर्ट करते हैं जैसे, तो वो जो 2 घंटे का टाइम हम यहाँ वेट किया था वो 2 घंटे गुरु जी ने बीच में ही कहीं ऐसे पास कर दिए कि नॉर्मल स्पीड से चलती हुई गाड़ी में, और जो 5 बजे गाड़ी चल के जो नॉर्मल टाइम पर पहुंचनी थी उतने ही बजे वो गाड़ियां पहुंची। ऐसे एक बार हम बस से जा रहे थे, एक बीच में एक वो थे जो ये ट्रैक्टर में जो काफी बड़ा बस वगैरह इस तरह की जो आइटम लेके चलते हैं, तो रोड पे एक ऐसा पॉइंट था जिस पॉइंट से बस जो है थोड़ी सी नीचे उतर गई और इतनी उतर गई कि वो जैसे पलटने वाली पोजीशन आ गई। तो एक सूखा हुआ पेड़ फूट थी और वो वैसा था, उस पर वो जो है वो अटक गई। तो सारी सवारियों को हमने पीछे कर दिया अपोजिट साइड में, जिससे रोड साइड में, तो एक एक करके बड़ी सावधानी से उसको सारी सवारियों को उतारने के बाद भी वो जो मंगाया गया ट्रैक्टर वगैरह उनको खींचने के लिए, तो जैसे ही वो ट्रैक्टर लगा के और वो ऊपर किया, तो जिसके ऊपर वो अटकी हुई थी, इस पेड़ की ठोड़, जो पेड़ भी बहुत बड़ा नहीं था, हल्का पेड़ था, छोटा था और उठा हुआ था, वो बस ऊपर गई है। एक सवारी ने जो हमारे साथ संगत थी, उन्होंने जैसे उस पेड़ को थोड़ा सा किया तो पेड़ वो जिसके ऊपर अटकी थी वो फूट के गिर गया। यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उस बस को वहां उतने रोक सके, लेकिन जब तक वो उसको निकालने की, बस को ऊपर ले जाने की वो सहारा नहीं मिला, ऊपर बस पहुंच गई नहीं, तब तक वो उसी पे अटका हुआ। तो ये गुरुजी की कृपाएं हैं। आज के लिए इतना ही, आगे कभी गुरुजी मौका देंगे तो फिर आप लोगों के साथ गुरुजी के सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी।